देखो भैया, हमने आपको लास्ट गैसियस स्टेट की 3 क्लासेस कराई हुई हैं। सबसे फर्स्ट क्लास में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये लुसाक्स लॉ ऐसे करके आपको बताया था। फिर आइडियल गैस इक्वेशन बताई थी, उसमें आर की डिफरेंट वैल्यूज बताई थी, वो सब आप जानते हो। फिर उसके बाद सेकेंड क्लास में हमने आपको बताया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अमागर्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, ये बताया था। थर्ड क्लास में हमने आपको वी आर एम एस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल, इनके जनरल फॉर्मूले बताए थे। जनरलाइज्ड इंटीग्रल फॉर्म इनका बताया था। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बताया था कि कहाँ से वो स्पीड आती हैं और एक्चुअली में वी आर एम एस डिफाइन क्या है, वो आप लोग जानते हो। आज की क्लास हमारा है, उसको हम बता रहे हैं आपको रियल गैसेस। तो लिखिए अपनी कॉपी में रियल गैसेस। रियल गैसेस वो होती हैं जो एक्चुअली में हम लोग एनकाउंटर करते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में रियल गैसेस ही होती हैं। आइडियल गैसेस एक अजम्पशन है, एक रियल गैस कैन बिहेव लाइक आइडियल गैस अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो हेडिंग लिखा आप लोगों ने रियल गैस, शुरू करें भैया। यस यस सर। ठीक है यस दोस्त, सर। तो लिखिए रियल गैसेस में आप लोग लिखिए थोड़ा सा। अ गैस जो आइडियलिटी की कंडीशन फॉलो नहीं करती इज नोन एज रियल गैस। लिख लो, एक ऐसी गैस जो आइडियलिटी की कंडीशन फॉलो नहीं करती, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो नहीं करती, उसे हम लोग बोलते हैं रियल गैस। एक ऐसी रियल मतलब एक गैस जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हो सकती, उन्हें बोलते हैं हम लोग रियल गैस। अब मोस्टली जो गैसेस होती हैं वो सारी की सारी रियल गैसेस ही होती हैं। रियल गैस आइडियल कंडीशन बनाई जाती है, बता रहे हैं आपको। आपने कॉपी कर लिया कि रियल गैस वो होती है जो आइडियलिटी की कंडीशन फॉलो नहीं करती, या अ गैस which does not follow condition of PV is equal to nRT or condition of ideality is known as real gas। फिर से बताएं भैया, a gas which does not follow condition of ideality or PV is equal to nRT is known as real gas। ठीक है दोस्त। यस सर। तो कोई, हाँ ठीक है दोस्त। अब आपसे कोई पूछेगा भैया अगर PV is equal to nRT नहीं फॉलो करता और गैस है तो कोई इक्वेशन होती होगी इसकी, तो बताते हैं इनकी डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं। तो आपसे कोई पूछे सर रियल और आइडियल में डिफरेंस क्या है, तो आइडियल गैस क्या हमारे, मतलब हम लोग जिस रूम में आप बैठे होगे वहां पे गैसेस हैं, तो बोलोगे सर ये आइडियल है या रियल है। एक्चुअली में गैसेस रियल ही होती हैं अंडर अंडर सर्टेन कंडीशंस, उनको हम आइडियल बना देते हैं। अगर आप लोग एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज, बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगाड्रोस लॉज याद कर रहे हो, तो हमने बताया था वो सारे के सारे गैस लॉज वेरी लो प्रेशर पे डिफाइन थे। कुछ याद आ रहा है भैया, लो प्रेशर पे डिफाइन थे वो। यस सर। यस सर। लो प्रेशर सब्सटेंशियली हाई टेम्परेचर। बहुत बहुत प्यारा दोस्त, याद है, एकदम सही याद है इनको। तो हम एक काम करते हैं, पहले इनके बीच में डिफरेंसेस लिखवा देते हैं, उससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आइडियल गैस एक तरफ लिखो, एक तरफ लिखो रियल गैस, मतलब इनके बीच ऐसे, फिर एक बीच में एक लाइन खींच लेना ऐसे ही। एक तरफ लिखो आइडियल गैस, एक तरफ लिखो रियल गैस। तो इनके बीच में पहले डिफरेंसेस देख लो, तो काफी अभी आप क्लियर हो जाएगा कि अच्छा आइडियलिटी की कंडीशन क्या होती है, रियलिटी की कंडीशन क्या होती है। और फिर एक रियल गैस आइडियल कब कही जाती है। देखो आइडियल कुछ नहीं होता, रियल गैस ही होता है, और रियल को हम लोग आइडियल बनाते हैं, बोलते हैं सर्टेन कंडीशंस लगा के। तो आप एक तरफ लिखिए आइडियल गैस, एक तरफ रियल गैस। अब चलिए आइडियल गैस में कंडीशन नंबर 1 सबसे पहला लिखिए। आइडियल गैस में आपको आइडियलिटी की कंडीशन बता रहे हैं, लिखिए साइज ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लिखो जरा, साइज ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल। तो आप ऐसे कर सकते हो, साइज ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, जो भी होते हैं आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स या आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, अगर आप लिख रहे हो तो इसके आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय आइडियल गैस मॉलिक्यूल, ऐसे भी कह सकते हैं। आप चाहो तो लिखो साइज ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स और टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, ये ब्रैकेट में रहेगा ऑक्युपाइड बाय आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, पूरा लिखिए भैया। लिखा भैया आप लोगों ने, साइज ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स और टोटल वॉल्यूम। बहुत बढ़िया। हाँ सुनो, हम बोल रहे हैं, अब लिखेंगे नहीं, हम नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखोगे। साइज ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स और टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल इज नेग्लिजिबल, बहुत कम है ये, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू, इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। पूरा लिखिए आप लोग। Size of ideal gas molecule या total volume occupied by ideal gas molecule is negligible as compared to volume of container,
एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कॉपी हो गया दोस्त, रिपीट तो नहीं करना है? लिख लिया। नो सर, No, sir. अच्छा, लिख लिया सर। रियल गैस में आ जाओ बच्चा, रियल गैस में लिखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस मॉलिक्यूल, total volume occupied by real gas molecules, total volume occupied by real gas molecule is not negligible. Total volume occupied by real gas molecule is not negligible. Total volume occupied by real gas molecule is not negligible. Is not negligible. Total volume occupied by real gas molecule is not negligible. ठीक है भैया? Yes, As sir. Yes, compared sir. to volume of container, total volume occupied by real gas molecule is not negligible as compared to volume of container. ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया दोनों का। पहला डिफरेंस तो ये आ गया। रियल गैस में क्या है? रियल गैस में टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सेकंड वाला देखिए दोस्त, सेकंड पॉइंट आइडियल गैस में लिखना है आपको। देयर इज एक मिनट जो हम बता रहे हैं उसको देखिए। सेकंड पॉइंट लिखते टाइम आप लोग यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट में ही एक हेडिंग लिखनी है आपको। वो हेडिंग लिखनी है एट वेरी लो प्रेशर। ये हेडिंग है, सेकंड पॉइंट की एक हेडिंग है ये, एट वेरी लो प्रेशर। लिखिए, सेकंड पॉइंट में एक हेडिंग लिखना है आइडियल गैस में, एट वेरी लो प्रेशर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल। There is no interaction between ideal gas molecule. There is no interaction between ideal gas molecule. There is no interaction between ideal gas molecule. कॉपी हो गया दोस्त? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. चलो सुनो दोस्त, अब इसी में लिखना है। अभी कोई पूछे सर वेरी लो प्रेशर का मतलब क्या है? वेरी लो प्रेशर का मतलब है वेरी लार्ज वॉल्यूम। सुनिए, आप जिस रूम में बैठे हुए हो उस रूम में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल है। हम ये कहते हैं गैस का मॉलिक्यूल ले लो, एक दो, मतलब ऐसे थ्योरेटिकली विजुलाइज करो। एक बड़ा सा कंटेनर है और उस बड़े से कंटेनर में आपने एक या दो गैस के मॉलिक्यूल छोड़ दिए, तो भैया जो एक या दो गैस के मॉलिक्यूल है वही तो कोलाइड कर रहे होंगे, हर तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। जितने कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे प्रेशर भी उतना ही कम होगा, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो आपको बताया था हमने, लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। मॉलिक्यूल ही कम कर दिए हो तो प्रेशर कम नहीं हो जाएगा दोस्त? बताओ दोस्त। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे भैया एक बात बताओ, अगर वेरी लो प्रेशर की बात कर रहे हो तो वेरी लो प्रेशर का मतलब है वेरी लार्ज वॉल्यूम। तो वेरी लो प्रेशर ऑफ अ गैस कैन बी ऑब्टेन्ड जब हम लोग बहुत कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वेरी फ्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रादर फ्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक लार्ज कंटेनर में रख देंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत कम है तो लार्ज कंटेनर में कोलाइड करके प्रेशर ही कम जनरेट कर पाएंगे। तो कहीं पे लिखा है अगर वेरी लो प्रेशर तो आप लिखोगे वेरी लार्ज वॉल्यूम। वेरी लो प्रेशर मीन्स वेरी लार्ज वॉल्यूम। इसी पॉइंट नंबर 2 में ही मेंशन कर लेना, वेरी लो प्रेशर मीन्स वेरी लार्ज वॉल्यूम। क्लियर है दोस्त? ये दैट मीन्स Yes, sir. सर Yes, sir. हाँ, सर सेकंड पॉइंट का फर्स्ट वाला जो भी लिखा था वो बता देंगे, डिस्कनेक्ट हो गए थे। वेरी लो प्रेशर लिखा है, एट वेरी लो प्रेशर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, ये लिखवाना था हमें। एट वेरी लो प्रेशर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल, ये पॉइंट हो गया। और वेरी लो प्रेशर का मतलब ये है वेरी लार्ज वॉल्यूम। दैट मीन्स, इसी में अभी करना है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। दैट मीन्स गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, बहुत दूर दूर गैस मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे से, अगर वेरी लो प्रेशर की बात कर रहे हो तो। इसका मतलब एक लार्ज कंटेनर ले लिया है और गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगी दोस्त? बताओ भैया, अगर Yes, वेरी sir. लो Yes, प्रेशर की बात कर रहे यस हो। सर। हाँ, तो ये आपका कॉपी हो गया। फिर से हम बता दे रहे हैं, एट वेरी लो प्रेशर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, बहुत दूर पे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हैं। तो एट वेरी लो प्रेशर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। इतनी बार बोल दिया, अब तो समझ में आ ही गया होगा। क्लियर है दोस्त? आइडियल Yes, गैस sir. की बात sir. कर रहे हैं। यस सर। रियल गैस में भी पॉइंट नंबर 2 लिखो और वहां भी लिखो एट वेरी लो प्रेशर, यही हेडिंग रहेगी, एट वेरी लो प्रेशर। यहाँ भी
रियल गैस में भी ये दूसरा पॉइंट लिखना है डिफरेंसेस में, एट वेरी लो प्रेशर। और इसमें लिखिए देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल। इसमें अब लिखना है तुम लोगों को जो हम बोल रहे हैं, देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल्स। देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल्स। ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन होता है। देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल्स। रियलिटी में एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन होता है। एट वेरी लो प्रेशर का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, काफी दूर है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से। तो ये जरूर मेंशन कर लेना, एट वेरी लो प्रेशर मींस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। और देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल। अगर आइडियल गैस होते तो एकदम से ही इंटरेक्शन नहीं होता। आइडियलिटी की कंडीशन यही होती है कि मॉलिक्यूल कितना भी आप नजदीक ले आओगे देयर इज नो इंटरेक्शन। लेकिन रियलिटी में कंडीशन क्या होती है कि भाई अगर वेरी लो प्रेशर कर दिया तो देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन। बाकी प्रेशर्स पे भी हम डील करके बताते हैं आपको। तो आपने क्या लिख लिया भैया, एट वेरी लो प्रेशर मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट एंड देयर इज नो इंटरेक्शन या देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। Yes, sir. बताओ बच्चा, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्त। तो इनके बीच में ऐसे दो ऐसे ये बना लेना मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स के बीच में न्यूक्लियस, और इनके बीच में ऐसे करके लिख देना नो इंटरेक्शन, यहाँ पे नो इंटरेक्शन। सर ये दोनों डायग्राम्स बनाने हैं। हाँ ये डायग्राम्स बनाने हैं दोनों में ही, नो इंटरेक्शन ऐसे ही इसी सेकंड पॉइंट में ही बनाना है, नो इंटरेक्शन। और रियलिटी वाले में ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन। ऐसे डायग्राम बना के आप लोग इसको कॉपी कर लो। There is no interaction between ideal gas molecules. There is almost no interaction between real gas molecules. Real gas में थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन आप लोग लिख लो कि there is almost no interaction. तो आप एक बात ये कॉपी कर लिया भैया, Yes, sir. रियलिटी। यस सर। लेकिन प्रैक्टिकली मेरे दोस्त ऐसा होता है, प्रैक्टिकली जो रियलिटी हम लोग डील करते हैं, रियलिटी में क्या होता है कि जैसे सपोज करो कोई मोनो एटॉमिक गैस है तो उसका सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। मोनो एटॉमिक गैस, रियलिटी की बात कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक गैस का सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। तो इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी शेल्स थोड़ी थोड़ी इंटरैक्ट होती हैं। शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोड़े से इंटरैक्ट होते रहते हैं। रियलिटी में हमने ऑल्दो लिखा हुआ है देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरैक्शन, लेकिन क्या हो रहा है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े थोड़े इंटरैक्ट एक दूसरे से होते रहते हैं। मतलब हो सकता है लेफ्ट वाले के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में राइट वाले के शेल्स के इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट हो रहे हो, और राइट वाले के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में लेफ्ट वाले के इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट हो रहे हो। इन न्यूक्लियस का पावरफुल चार्ज होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब ये कहने का है कि जैसे ग्लोइंग बल्ब होता है, आपको कई बार हमने बोला है, न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक अ ग्लोइंग बल्ब। ग्लोइंग बल्ब जो होता है, भले ही उसकी रोशनी हमें बहुत दूर तक क्लियर ना दिखाई दे, लेकिन बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो काफी दूर से दिखाई देगा, अच्छा वो बल्ब वहां पे ग्लो कर रहा है, बहुत ज्यादा भले ही ब्राइट ना दिखे आपको। तो न्यूक्लियस जो होता है उसकी पॉजिटिव फील्ड लाइंस या न्यूक्लियस हाईली डेंस होते हैं। आपको किसी क्लास में हम न्यूक्लियस की डेंसिटी, शायद हाइड्रोजन की डेंसिटी बता चुके हैं, आप ही लोगों ने बताया था अराउंड 10 पावर 18 kg पर मीटर क्यूब करके आया था। याद है किसी को प्रोटॉन की Yes, sir. डेंसिटी? Yes, sir. ये हम करा चुके हैं तुम्हारी बैच में। तो मतलब प्रोटॉन इतना ज्यादा डेंस है तो न्यूक्लियस भी इससे ज्यादा डेंस ही होते हैं। तो इससे ज्यादा अगर डेंस है, वो इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज फील्ड है तो रेडिएट कर रहे होंगे ना, इतनी ज्यादा डेंसिटी में पॉजिटिव चार्ज है तो रेडिएट कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन हमेशा ही फील कर रहा होता है। तो इसलिए हमने लिखा था देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल ऑल्दो मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। अगर आप चाहते हो ये इंटरेक्शन जो आप ऑलमोस्ट वर्ड यूज किए हो, मतलब रियलिटी में हमने ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन बोला है ना, कोई बोले ये ऑलमोस्ट वर्ड भी नहीं चाहिए हमें, तो एक काम करो टेम्परेचर थोड़ा सा एलिवेट कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो। मतलब कहीं भी गैस का मॉलिक्यूल होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो जब ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो आपकी VRMS, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल, रादर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। स्पीड जो होती है √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे आप तो सबकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो मॉलिक्यूल में जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी लग रहा होगा, जब उनकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि अगल बगल से निकलेंगे और तेजी में पास हो जाएंगे, सोचो बहुत ज्यादा स्पीड है, तो अगर उनमें इंटरेक्शन है भी तो जब उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी तो इंटरेक्शन को ओवरकम कर जाएंगे ना वो। समझ में आ रहा है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर Yes, sir. दोस्त हाँ बहुत प्यारा दोस्त, अगर आप चाहते हो कि कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, तो अ रियल गैस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस एट वेरी लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर, दोनों साथ में होने चाहिए। वेरी लो प्रेशर, अगर आपने गैस को, किसी भी रियल गैस को, रियल गैस के लिए बता रहे हैं, कोई रियल गैस
आपने वेरी लो प्रेशर पे ले लिया। वेरी लो प्रेशर का मतलब है लार्ज मोलर वॉल्यूम, वेरी लो प्रेशर का मतलब है लार्ज वॉल्यूम, ये कर दिया। और साथ में यहीं पे आपने हाई टेम्परेचर कर दिया। तो ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ होल्ड कर रही हैं तो अ रियल गैस कैन बिहेव लाइक आइडियल गैस, अ रियल गैस कैन बिहेव लाइक परफेक्ट गैस एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। वेरी लो प्रेशर पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, so there is almost no interaction, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होगा। और जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो रहा है, अगर मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ा दोगे तो अगल बगल से निकल जाएंगे, उनका इंटरेक्शन भी ओवरकम हो जाएगा। और ये आईआईटी में कई बार पूछा है, जो हमने ग्रीन पेन से बोल लिखा हुआ है यहाँ पे कि अ रियल गैस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस और अ रियल गैस कैन बिहेव लाइक अ परफेक्ट गैस। कौन कौन सी कंडीशंस उसके लिए ट्रू होती हैं? तो वेरी लो प्रेशर या लार्ज वॉल्यूम, और दूसरा होता है हाई टेम्परेचर। समझ में आ रहा है भैया आपको? ये है Yes, दोस्त? sir. Yes, sir. तो ठीक है। Yes, sir. पॉइंट नंबर 2 में ही आप मेंशन कर लो, अ रियल गैस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। पॉइंट नंबर 2 में मेंशन करना है। पॉइंट नंबर 2 में अ रियल गैस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। पॉइंट नंबर 2 में अ रियल गैस, पॉइंट नंबर 2 में अ रियल गैस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस एट वेरी लो प्रेशर। अ रियल गैस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। A real gas can behave like an ideal gas at very low pressure and high temperature. समझ में आ रहा है दोस्त ये? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट नंबर 2 में आपने लिखा रियल गैस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इसको इम्पोर्टेंट करके वहीं पे ही अंडरलाइन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार ये जेई वालों ने पूछा है। ठीक है भैया, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। Yes, sir. पॉइंट नंबर 3 पे आइए। Yes. पॉइंट नंबर 3 पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे लिखो एट मॉडरेट प्रेशर। देखो हमने एट वेरी लो प्रेशर पे गैसेस का बिहेवियर बताया, एट वेरी लो प्रेशर पे आइडियल गैस और रियल गैस का बिहेवियर बताया। अब एट मॉडरेट प्रेशर की बात कर रहे हैं। मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर, इस पे रियल गैस और आइडियल गैस का बिहेवियर बताएंगे जो एक्चुअली में देखा जाता है। पॉइंट नंबर 3 दोनों में लिखो एट मॉडरेट प्रेशर। देखो अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्त, थोड़ा सा टाइम दे दो बस हमको। एट मॉडरेट प्रेशर दोनों में लिख लिया भैया? बताएं इसमें? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा दोस्त, ठीक है। अब आपसे हम ये पूछेंगे मॉडरेट प्रेशर की वैल्यू क्या है। जैसे वेरी लो प्रेशर की तो वैल्यू आप लोग जानते हो। वेरी लो प्रेशर का मतलब बहुत कम, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। बहुत एक बड़ा सा कंटेनर ले लो, उसमें बहुत छोटे, बहुत कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डाल दो, 8-10 मॉलिक्यूल छोड़ दो। तो जब 8 to 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो बहुत लार्ज वॉल्यूम में बहुत कम प्रेशर जनरेट कर पाएंगे, तो हम उसको बोल सकते थे वेरी लो प्रेशर वाला जो था वो तो हो गया। मॉडरेट प्रेशर का एज सच कोई हम आपसे पूछें क्या मॉडरेट प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, 10 एटमॉस्फेयर, 20 एटमॉस्फेयर, 100 एटमॉस्फेयर, 1000 एटमॉस्फेयर, क्या होता है? कोई बता सकता है मॉडरेट प्रेशर क्या होता है? 1 atmosphere. 180. बहुत प्यारा दोस्त, ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुन लो दोस्त, आप लोग अपने माइंड से चीजें निकाल दो। जो मॉडरेट प्रेशर डिफाइन किया गया है, हम बता रहे हैं, वो गैस टू गैस वेरी करता है, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं की जाती। तो मॉडरेट प्रेशर हर गैस का अलग अलग होता है, लेकिन मॉडरेट प्रेशर का मतलब ये होता है कि द प्रेशर अप्लाइड टू अ गैस एट विच मॉलिक्यूल्स आर फ्यू डायमीटर अपार्ट। सुन लो पहले, सुन हमारी बात सुनो, ऐसे लिखो नहीं बच्चा, अभी सुन लीजिए। जैसे मॉडरेट प्रेशर किसी भी गैस के लिए वो प्रेशर होता है जहाँ पे मॉलिक्यूल 2 to 10 डायमीटर अपार्ट होते हैं। 2 to 10 डायमीटर का मतलब ये होता है मॉलिक्यूल का डायमीटर ये है, एक मॉलिक्यूल का डायमीटर ये है, इनका बीच में न्यूक्लियस है, ऐसे। तो बोलते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स इतने डिस्टेंस पे होते हैं कि उनके बीच में आप 2 से 10 मॉलिक्यूल और फिट कर सकते हो, मतलब इतना गैप इनके बीच में हो कि उनके बीच में आप 2 to 10 मॉलिक्यूल फिट कर सकते हो, बस उससे ज्यादा नहीं, ऐसे डैश 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 डैश। आप समझ पा रहे हो? तो मॉलिक्यूल्स, Yes. Yes, sir. तो व्हेन मॉलिक्यूल्स आर फ्यू डायमीटर अपार्ट, फ्यू डायमीटर का मतलब है 2 to 10 डायमीटर अपार्ट, तो उसे बोलते हैं मॉडरेट प्रेशर। इसका मतलब वो गैस टू गैस डिपेंड करेगा, मीथेन के लिए अलग हो सकता है, हीलियम के लिए अलग हो सकता है, कि आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये गैसेस 2 to 10 डायमीटर अपार्ट कब आएंगी। मतलब इतनी नजदीक आ जाए, इतना कंटेनर में आपने प्रेशर कर दिया कि मॉलिक्यूल के बीच में, 2 मॉलिक्यूल के बीच में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10 मॉलिक्यूल और फिट हो सकते हैं, तो उस प्रेशर को बोलते हैं मॉडरेट प्रेशर। तो लिखिए, मॉडरेट प्रेशर मीन्स द प्रेशर अप्लाइड टू अ गैस एट विच, लिखो मॉडरेट प्रेशर मीन्स द लिखो मॉडरेट Sir, प्रेशर ये हम मीन्स, लोग excuse me sir, ये हम लोग आइडियल गैस के नीचे लिख रहे हैं ना? अभी आइडियल के नीचे लिख रहे हैं बेटा,
आइडियल के नीचे लिख रहे हैं, होता रियल के लिए भी यही है, अभी आइडियल के नीचे लिखो। आइडियल के नीचे आपको लिखना है मॉडरेट प्रेशर की डेफिनेशन जो है वो तो सबके लिए सेम रहेगी। मॉडरेट प्रेशर मींस द प्रेशर अप्लाइड टू अ गैस एट विच gas molecules are few diameter apart. Pressure applied to a gas at which gas molecules are few diameter apart. Few diameter या 2 to 10 diameter apart. 2 से 10 diameter apart. 2 to 10 मतलब 2 से 10 मॉलिक्यूल इनके बीच में और फिट किए जा सकते हैं, तब तक आपको प्रेशर बोलेंगे, उस प्रेशर को मॉडरेट प्रेशर। तो मॉडरेट प्रेशर मींस gas molecules are the pressure applied to a gas at which gas molecules are few diameter apart or 2 to 10 diameter apart. कॉपी कर लिया बच्चा इसको? Yes. और अच्छा ठीक है, लेकिन आइडियल गैस जो आपने कंडीशन अज्यूम किया है, आइडियल गैस में देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन, रादर नो इंटरेक्शन। आइडियल का मतलब हम लोगों ने अज्यूम ही किया हुआ है कि देयर इज नो इंटरेक्शन। तो आइडियल गैस आप कितना भी नजदीक ले आओ, उनके बीच में आपको हमेशा नो इंटरेक्शन मिलेगा। आइडियल का मतलब आपको हमने पहले ही बताया है कि उनके बीच में कभी कोई इंटरेक्शन नहीं होता, चाहे आप उनको लाके एकदम सटा ही क्यों नहीं दे रहे हो। तो आइडियलिटी की कंडीशन यही कंडीशन होती है जब कभी उनके बीच में इंटरेक्शन ही नहीं होता। तो आइडियलिटी में चाहे 2 to 10 डायमीटर अपार्ट रखो, चाहे आप 100 डायमीटर अपार्ट रखो, चाहे एकदम सटा दो लाके, देयर इज नो इंटरेक्शन, क्योंकि आइडियलिटी डिफाइन ही ऐसे है। समझ रहे हो बच्चा? तो आइडियलिटी में आपको लिखना है नो इंटरेक्शन। कॉपी कर लिया इसको, नो इंटरेक्शन। यस सर। अब गेम यहीं पे शुरू हो रहा है। रियलिटी में एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। रियलिटी मतलब रियल गैसेस जो हमारे आसपास विसिनिटी में हमारे घूम रही हैं, हमारे अगल बगल सारी गैसेस जिसमें हम लोग हैं, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर फ्यू डायमीटर अपार्ट। यहाँ पे लिखना है आपको एट मॉडरेट प्रेशर मींस रियल गैस मॉलिक्यूल्स आर फ्यू डायमीटर अपार्ट। फ्यू डायमीटर अपार्ट का मतलब है इनके बीच में हम लोग 2 से 10 गैस के मॉलिक्यूल फिट और कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि 10 ही फिट करो, उससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर फ्यू डायमीटर अपार्ट का मतलब ये है। लेकिन रियलिटी में एक्चुअली में क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल्स आर 2 to 10 डायमीटर अपार्ट, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स डोमिनेट्स। लिखिए जरा, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स डोमिनेट्स। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स डोमिनेट्स। डोमिनेट्स लिखना है आपको। फोर्सेस तो रिपल्सिव लग रहे होंगे, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स डोमिनेट्स। ठीक है भैया, कॉपी कर लिया इसको? यस सर। अबे बाकी लोग 2 to 10 Yes, sir. जब यस सर। यस सर। ठीक है दोस्त, ऐसा हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, फिर इसको हम फाइंड अप कर रहे हैं, उसके नीचे जाएंगे अभी। थर्ड पॉइंट पे हम ये बोल रहे हैं कि जब गैस मॉलिक्यूल्स आर एट मॉडरेट प्रेशर, इसका मतलब है कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में फ्यू डायमीटर की डिस्टेंस है, अभी 2 गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो रियलिटी में क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर 2 to 10 डायमीटर की डिस्टेंस होती है, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होते हैं। इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो वो क्लब होके क्लस्टर बना सकते हैं, और क्लब होके क्लस्टर बनाएंगे तो वो लिक्विफाई हो सकते हैं। इसका मतलब अ रियल गैस मॉलिक्यूल कैन बी लिक्विफाइड एट moderate pressure only a real gas molecules can be liquefied, liquefaction can be done at moderate pressure only। इसीलिए डिफाइन ही किए गए हैं सारे प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर का पहले मीनिंग समझ लो, जब गैस मॉलिक्यूल्स आर फ्यू डायमीटर अपार्ट और 2 to 10 डायमीटर अपार्ट। और अब से कोई, अभी हम लिक्विफैक्शन पढ़ाएंगे, तो कोई पूछे भैया ये लिक्विफैक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल लिक्विफैक्शन कब होता है, व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स आर 2 to 10 डायमीटर अपार्ट। अगर उनके बीच में 2 से 10 डायमीटर की डिस्टेंस है, तभी रियल गैस का लिक्विफैक्शन हो सकता है। तो रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड, रादर अ रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स आर फ्यू डायमीटर अपार्ट। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। कॉपी कर लिया? यहीं पे नीचे लिखो, थर्ड वाले पॉइंट में रियल गैस में लिखना है आपको। थर्ड वाले पॉइंट में, हाँ ठीक है दोस्त, थर्ड वाले पॉइंट में रियल गैस में आपको लिखना है कि अ रियल गैस मॉलिक्यूल कैन बी लिक्विफाइड एट मॉडरेट प्रेशर ओनली बिकॉज एट मॉडरेट प्रेशर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल डोमिनेट्स। दैट मीन्स जो लिक्विड के, ये रादर वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये क्लब होके क्लस्टर बना सकते हैं, और ढेर सारे जब मॉलिक्यूल एक साथ हो जाएंगे तो उनका मास ज्यादा हो जाएगा और ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे डिपॉजिट कर जाएंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। और जब गैस मॉलिक्यूल्स एक साथ अक्यूमुलेट होकर ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे आते हैं तो लिक्विड इज होता है। समझ रहे हो अच्छा? यस सर। मॉडरेट प्रेशर का
मॉडरेट प्रेशर का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अ रियल गैस मॉलिक्यूल कैन बी लिक्विफाइड एट मॉडरेट प्रेशर, इसीलिए डिफाइन ही किया गया है। कभी आपसे अगर कभी मॉडरेट प्रेशर कोई बोलेगा तो बोल देना सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल के बीच में 2 to 10 डायमीटर है, बीच में इतनी डिस्टेंस है, अगर उसके ज्यादा डिस्टेंस है तो वो मॉडरेट प्रेशर नहीं कहा जाएगा, और मॉडरेट प्रेशर पे ही लिक्विफैक्शन होता है, बाकी नहीं होता है। ठीक है बच्चा, ये क्लियर हो गया? आगे बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है दोस्त, और फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एट वेरी हाई प्रेशर। देखो एक्सट्रीमिटीज की बात की है हमने बोला एट वेरी लो प्रेशर और एट मॉडरेट प्रेशर और एट वेरी हाई प्रेशर। एट वेरी लो और वेरी हाई दोनों एक्सट्रीमिटीज हो गई, और मॉडरेट बीच में हमने कर दिया, तो लिखिए दोनों के लिए पॉइंट नंबर 4 दोनों के लिए कॉमन है, एट वेरी लो प्रेशर, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 रियल गैस में भी एट वेरी हाई प्रेशर, दोनों तरफ हाई प्रेशर है। क्या होगा दोनों में? एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर। आइडियल गैस में क्या होगा? वेरी हाई प्रेशर पे No interaction. नहीं होगा। बहुत प्यारा दोस्त, वेरी हाई प्रेशर का मतलब है मॉलिक्यूल एकदम खोपड़ी पे आ गए, एक दूसरे के चढ़ गए आके बगल बगल, फिर भी नो इंटरेक्शन। वेरी हाई प्रेशर का मतलब है मॉलिक्यूल एकदम सट गए हैं। लेकिन आइडियलिटी की कंडीशन ही ऐसी होती है जो पहले डिफाइन कर चुके हो, इनके बीच में कुछ भी हो जाए, कितनी भी डिस्टेंस हो जाए, इनके बीच में नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन। तो ऐसे आप सटा लो दोनों मॉलिक्यूल को, लिखो नो इंटरेक्शन। आइडियलिटी की कंडीशन ये अलग से डिफाइन है ना। तो एट वेरी हाई प्रेशर डिफिनीशन के हिसाब से देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल। आइडियलिटी मतलब थ्योरेटिकली अज्यूम्ड है, होता थोड़ी है। तो एट वेरी हाई प्रेशर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि आइडियल गैस मॉलिक्यूल को सॉलिड हार्ड स्फीयर मानते हो। सॉलिड हार्ड स्फीयर का मतलब है वो पहली बात तो कोइंसाइड ही नहीं करेंगे ऐसे, जैसे सॉलिड हार्ड स्फीयर जैसे पत्थर होते हैं, कंचे आपने देखे हैं जो होते Yes, sir. हैं उसके लेड Yes. के, या दो भी आप स्फीयर टाइप से बॉल ले लो, मेटालिक बॉल्स, उनको टच करो, जस्ट वो टच करेंगे। फुटबॉल, बास्केटबॉल जो होती है, वॉलीबॉल, आप टच करो, देखो ऐसे ही टच करेंगे आइडियलिटी में, वो शेल्स थोड़ी उनकी कोइंसाइड कर जाएंगी, क्योंकि आपने उनको अज्यूम ही किया है सॉलिड हार्ड स्फीयर। तो एट वेरी हाई प्रेशर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है रियलिटी में। रियलिटी में क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, फिर शेल्स होती हैं। तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं तो क्या होता है कि जो आइडियल गैस के कंडीशंस थी वो तो अलग है, लेकिन रियलिटी में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेल्स कोइंसाइड कर जाती हैं ऐसे, शेल्स शेल्स एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाती हैं और न्यूक्लियस नजदीक नजदीक आ जाते हैं। बहुत हाई प्रेशर का यही मतलब हुआ, और इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्सेस। दो न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो बोलते हैं हम लोग एट वेरी हाई प्रेशर स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट्स बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है भैया? लिख लोगे इसको, एट वेरी, लिखो जरा, at very high pressure strong repulsive forces dominates between real gas molecules। strong repulsive forces, कॉपी करते रहे भैया, अभी बाकी जो डायग्राम बनाना होगा हम बता देंगे। strong repulsive forces dominates at very high pressure strong internuclear repulsive forces dominates between real gas molecules। strong internuclear repulsive forces dominates between real gas molecules। strong internuclear repulsive forces dominates between real gas molecules। समझ में आ रहा है दोस्त? कॉपी कर लिए? strong internuclear Yes. strong internuclear repulsive forces dominates between real gas molecules, ये वेरी हाई प्रेशर पे है। बस खत्म हो गया। सुनो, आपने आइडियलिटी की और रियलिटी की कुछ कंडीशंस देखी, और उन कंडीशंस को हम एक बार सम अप कर रहे हैं, और उसके बाद आप इनका एप्लीकेशन कराने जा रहे हैं। देखो दोस्त, ये अभी पूरी क्लास यही चलेगा, नेक्स्ट क्लास भी यही आएगा। जो हमने ये अभी बताया नहीं 4 पॉइंट्स, इन्हीं को आपको बार बार लिखना है, मतलब याद रखना है। फिर से सुन लो, हम सम अप कर रहे हैं इनका। ऐसा होता है कि रियल गैस जो होती है और आइडियल गैस, इनमें डिफरेंस होता है। आइडियलिटी में हम लोग या परफेक्शन में पहले ही मान चुके हैं कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर सॉलिड हार्ड स्फीयर्स। वेरी लो प्रेशर पे भी, मॉडरेट प्रेशर पे भी और वेरी हाई प्रेशर पे भी उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन रियलिटी में
वेरी लो प्रेशर पे रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन होता है। अगर आप चाहते हो कि वो इंटरेक्शन भी ना हो वेरी लो प्रेशर पे रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में, तो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा कर दो, इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दे दो आप उनको कि जो उनके बीच में कभी अट्रैक्शन लगने वाला भी है ना, वो ना लगे। मतलब उनकी स्पीड इतनी ज्यादा रहेगी कि अट्रैक्शन के लिए उनके पास टाइम ही नहीं रहेगा। मॉडरेट प्रेशर पे क्या होता है, रियल गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। यही रीजन है कि मॉडरेट प्रेशर पे रियल गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्लस्टर बना के प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में हो सकते हैं, रादर लिक्विड बन सकते हैं। तो लिक्विफैक्शन ऑफ अ रियल गैस मॉलिक्यूल कैन बी डन एट मॉडरेट प्रेशर ओनली, while at high pressure, very high pressure rather I should say, तो बोलते हैं हम लोग there is no possibility of liquefaction because internuclear repulsive forces dominates between real gas molecule at very high pressure. रिवाइज हो गया भाई, इतनी बार बोला है हमने। Yes, sir. Yes, sir. बहुत प्यारा दोस्त। चलिए अब हम आपसे बता रहे हैं, लिखिए अपनी कॉपी में लिखिए, ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, ऐसे ड्रॉ, अबे लिखो जरा, ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कर्व। ड्रॉ, ये हम बता रहे हैं, ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कर्व, कर्व ऐसे कर्व, CURV कर्व बोलते हैं उसको। ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कर्व, लिखा भैया, ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब इसमें दो पार्ट हैं, पहला वाला लिखिए फॉर आइडियल गैस और बी वाला लिखिए फॉर रियल गैस। फॉर आइडियल गैस और फॉर रियल गैस, फॉर आइडियल गैस और एक फॉर रियल गैस। ठीक है भैया, अब चलिए ए पार्ट आपको बताते हैं इसमें, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। अच्छा, ये कॉपी हो गया दोस्त, बताएं अब। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं किन्हीं भी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो जब जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है? जब किन्हीं भी दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? Positive. अरे सुनो, अच्छा, कोई बात नहीं, हमारी बात सुनो बेटा, हमारी बात सुनो, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े हो साले? Negative. अबे ठीक है, कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हो, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. पहले तो आप एक काम करो, ये ग्राफ ऐसे लिखो जरा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे और पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे और नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी ऐसे ही लिखो। आइडियल गैस के लिए बता रहे हैं हम, पहले इतना लिखिए जरा। अब आपको हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिवाइज करना है, ध्यान से सुनना, काफी लोग अभी जानते नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, हमारी बात सुनो, ग्रेविटेशन पढ़ा फिजिक्स में? ग्रेविटेशन पढ़े हो? Yes, sir. Yes, sir. सैटेलाइट, सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, पढ़े हो? तो जब Yes, सैटेलाइट, Yes, sir. Yes. अच्छा बहुत प्यारा दोस्त, अगर जानते हो तो बहुत बढ़िया। सुनिए, अब पहले तुमको हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है, न्यूक्लियस के अराउंड उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ बाउंडेड होता है। बाउंडेड होता है कि नहीं होता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त, इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से बाउंडेड होता है, और तुम जब उसको, तुम मतलब यू मतलब हम लोग जो भी हैं, जब हम लोग उसको +13.6 एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब वो इलेक्ट्रॉन अपना बाउंडिंग वाला सिस्टम छोड़ के निकल के इन्फिनिटी पे चला जाता है, और उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही तो जानते हो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो सुनो, जितना भी बाउंडेड सिस्टम होता है, जितना भी बाउंडेड सिस्टम, लाइक अनलाइक चार्जेस वाला सिस्टम, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में हमेशा ही बाउंडेड होते हैं। जैसे Na+ और Cl- के बीच में इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है कि वो लोग मिलके इतनी ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करते हैं कि खुद सॉलिड स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो जब भी अनलाइक चार्ज सिस्टम होता है, रादर अट्रैक्शन होता है किन्हीं भी दो चीजों में, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि हाइड्रोजन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस, ऐसे पढ़ा होगा, -2 × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तुम लोगों ने एक सुना होगा, जितने भी बाउंडेड Yes, सिस्टम sir. होते Yes, हैं। sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जानते हो, अब औरों को तो सुनने दो बेटा।
बोलते हैं हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, हाइड्रोजन के लिए बता रहे हैं। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बताएंगे आपको। टोटल एनर्जी इसकी जानते हो कितनी होती है? टीई टोटल एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है? इसकी वैल्यू होती है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो पोटेंशियल -2 टाइम्स 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Yes, इसलिए sir. हम बोलते हैं के प्लस पी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का समेशन आता है टोटल एनर्जी। तो जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, n=1 में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसकी टोटल एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि बाउंडेड सिस्टम है न्यूक्लियस से वो। अगर उस टाइम कोई काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो हम लोग बोलते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह +13। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछता है तो बोलते हैं -2 टाइम्स 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी तो के प्लस पी इज इक्वल टू टी आएगा टोटल एनर्जी। तो मतलब ये है कि कोई भी बाउंडेड सिस्टम होता है तो उसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। कहीं भी दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन लग रहा होता है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। जैसे सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं अर्थ के अराउंड, हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो इन ओवरऑल सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो नेगेटिव आएगी। हम लोग बोलते हैं ना सैटेलाइट को अगर आप टेंजेंशियल स्पीड से उसको बाहर निकालना है तो आपको इसकी जो बाउंडेड एनर्जी है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। कुछ समझ में आ रहा है भैया? Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझ रहा बेटा क्या? तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका मतलब है, अच्छा आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में कभी अट्रैक्शन होता है? No, sir. No, sir. नहीं होता। No, कभी sir. कभी रिपल्शन होता है? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. तो इसका मतलब ये है आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी ना कभी पॉजिटिव होगी ना नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये यही एक्स एक्सिस पे ही ऐसे लाइन आएगा ग्राफ। तो अगर कोई बोले आइडियल गैस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो यही एट एक्स एक्सिस से जो ग्रीन पेन से बना रहे हैं यही ग्राफ आएगा, क्योंकि ना तो अट्रैक्शन है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाए। जब भी रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। जैसे प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, दो पॉजिटिव चार्जेस बगल बगल लेके आओगे, जितना नजदीक लाओगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती जाएगी। लेकिन एक पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आप पास पास लेके आओगे, जितना पास लेके आओगे पोटेंशियल एनर्जी उनकी नेगेटिव में चलती चली जाएगी। समझ में आ रहा है भैया? तो आइडियल गैस के केस में इंटरन्यूक्लियर Yes, sir. डिस्टेंस का मतलब है, समझ रहे हो बेटा नहीं समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. Yes. 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 बहुत प्यारा दोस्त, ये सबको समझ में आ गया। अब रियल गैस पे चले हम लोग, ठीक है दोस्त? Yes, sir. तो रियल गैसेस के केस में आ जाइए, लिखिए रियल गैसेस के केस में। तो रियल गैसेस के केस में क्या होता है आपको पता है कि वाई एक्सिस पे हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और एक्स एक्सिस पे लिखेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी का अब आपको आइडिया लग गया कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं दो चीजों के बीच में तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, अच्छा इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स, ये बोल रहे हैं। ये समझ पा रहे हो? इंटरन्यूक्लियर, दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर Yes. डिस्टेंस का मतलब, अबे दो गैस के मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में, उनके न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस इन्फिनिटी पे दोनों रखे हैं तो डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। पास पास लेके आओगे डिस्टेंस कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा ये? Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes, sir. ठीक है। अब क्या होता है, हमने अब रियलिटी में होता है रियलिटी। आप एक बात बताओ, दो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो देखो दोस्त, उनके न्यूक्लियस तो पावरफुल होते ही हैं, तो एक दूसरे के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में एक दूसरे की जो शेल्स हैं वो थोड़ी थोड़ी डिस्टॉर्ट होंगी, कि नहीं होंगी वे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ी, हाँ दोस्त, थोड़ी थोड़ी जब डिस्टॉर्ट होंगी तो एक के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में उनकी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आपको बताया था कि न्यूक्लियस इज लाइक ग्लोइंग बल्ब और उसका बहुत दूर तक रेडिएशन एनर्जी रेडिएट करता है। तो एक दूसरे के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हल्का फुल्का अट्रैक्शन फोर्स है। तो इसका जो ग्राफ की शुरुआत होगी, ध्यान से देखना दोस्त, इसके ग्राफ की शुरुआत इन्फिनिटी से माइनस एक्स एक्सिस ऐसे नेगेटिव साइड से आएगी, नेगेटिव साइड से ऐसे जीरो की तरफ से बहुत कम इंटरेक्शन है। ऐसे आते 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 एक बार पोटेंशियल एनर्जी इनकी
काफी नेगेटिव हो जाएगी। काफी नेगेटिव का मतलब ये है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे और फिर ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव के साइड ऐसे उठती चली जाएगी। पॉजिटिव के साइड ऐसे उठती चली जाएगी मतलब क्या है कि जब ये नजदीक आते चले जाएंगे तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरन्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे दोस्त। हेलो, समझ में आ रहा है Yes, भैया? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब ये है कि ये मतलब क्या है कि भैया वेरी लो प्रेशर पे देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन मॉडरेट प्रेशर की तरफ जैसे बढ़ते चले जाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करना शुरू होते हैं। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगे उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी इसकी कि उसको लिक्विफाई किया जा सकता है, या उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसकी नेगेटिव साइड जाएगी। तो अगर हम लोग इसको यहीं पे क्लब करना चाहें तो टेंटेटिवली, नॉट अप टू द सर्टेन स्केल, लेकिन टेंटेटिव बना सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट नो इंटरैक्शन कह सकते हैं इतने डिस्टेंस पे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट इनकी जीरो ही है। तो इस डिस्टेंस में या इस वाले ग्राफ के सेगमेंट को हम बोल सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरैक्शन। इसका मतलब वेरी लो प्रेशर कंसिडर कर सकते हो इतनी दूर पे आप। बताओ भैया। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब हमने बोला था रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कहाँ पे करते हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जहाँ पे डोमिनेट करते हैं वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो क्या इस सेगमेंट में, इतने सेगमेंट में आप ये बोल सकते हो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे ना? Yes. बताओ भैया। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब इस सेगमेंट में आप बोलोगे कि एक्चुअली में ये मॉडरेट प्रेशर है। पहले हमको बना लेने दो फिर कॉपी में ड्रॉ करना। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो गया बच्चा? बताओ दोस्त। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. बाकी उसके आगे अगर आप देखोगे इस सेगमेंट में, इस रीजन में, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट। रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहा है, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। डोमिनेट का मतलब ऐसा थोड़ी कि और कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा भाई। पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव तो लग ही रहे हैं, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है? रिपल्सिव। तभी तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव की तरफ भागनी शुरू हो गई। तो टेंटेटिव आइडिया एक आपको लग रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट और ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन। पहले तो ये बताओ, समझ में आ रहा है दोस्त? बताओ बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है Yes. दोस्त। हाँ, और जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होते हैं इसका मतलब है लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन, ऐसे लिक्विफैक्शन की स्पेलिंग, लिक्विफैक्शन ऑफ रियल गैस कैन बी डन। यहाँ कर सकते हो ना जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। तो लिक्विफैक्शन ऑफ रियल गैस कैन बी डन। रियल गैस इज पॉसिबल एट दिस प्रेशर। है ना? समझ रहे हो भैया? Yes, sir. नहीं समझ रहे हो? लिक्विफैक्शन की Yes. स्पेलिंग ये होती है, इसको आप याद, लिक्विफैक्शन ऑफ रियल गैस इज पॉसिबल। ठीक है भैया? और ये इस केस में क्या आपको पता है? मॉलिक्यूल्स आर 2 to 10 डायमीटर अपार्ट। मॉडरेट प्रेशर जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आर 2 to 10 डायमीटर अपार्ट। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो रियलिटी में पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कर्व यही होता है। आप लोग इसको ड्रॉ करो और अब बताओ हमको कोई डाउट हो इसमें तो जल्दी करिए। कोई डाउट इसमें? No, sir. चलो ड्रॉ करो अब दोस्त, इसको ड्रॉ करो। ध्यान सर रखना एक इसको अट्रैक्ट। हाँ बेटा। सर एक बार आइडियल गैस का सर ग्राफ दिखा दीजिए। पहले इसे करने दो सबको। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेट लाइन था उसमें, हॉरिजॉन्टल था, क्या दिक्कत? सर वो एक बार सर स्क्रीनशॉट लेना था सर वो। अच्छा रुको, ये भैया सब लोग बना लो। ठीक है दोस्त, ड्रॉ कर रहे हो आप लोग? ऑलमोस्ट नो Yes, इंटरेक्शन। और ग्राफ की शुरुआत नेगेटिव से ही क्यों हुई है उसका रीजन आप लोग लिख लेना कि दोस्त ऐसा है कितनी भी डिस्टेंस पे होंगे रियल गैस के मॉलिक्यूल में ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन तो रहता ही है। थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन तो रहता ही, हमेशा हमेशा रहता है थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन। अगर आप और इसको चाहते हो तो आप एक काम ये कर सकते हो यहाँ पे कि जो ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन वाला है वहां पे हम लिख सकते हैं वेरी लो प्रेशर पे ये चीज है, वेरी लो प्रेशर। तो वेरी लो प्रेशर पे ये चीज रही होगी, तभी तो ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन है। मॉडरेट प्रेशर पे एक चीज रही होगी जहाँ पे आपको लग रहा है अट्रैक्शन, तो मॉडरेट प्रेशर ये रहा होगा। इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स आर फ्यू डायमीटर अपार्ट। और वेरी हाई प्रेशर इधर वाला रीजन रहा होगा जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं, रादर रिपल्शन लगना शुरू हो गया गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो वेरी लो प्रेशर के जब आप देखोगे तो इसका मतलब है गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर
That means there is almost no interaction between real gas molecule. लेकिन if gas molecules are at moderate pressure, so there is attractive forces. There are attractive forces between gas molecule. That means liquefaction of real gas can be done at moderate pressure only. Moderate pressure means the pressure applied to a real gas at which gas molecules are few diameter apart or 2 to 10 diameter apart. और वेरी हाई प्रेशर का मतलब होता है गैस मॉलिक्यूल्स आर क्लोज एनफ, मतलब एकदम एक तरह से सट जाते हैं एक दूसरे से. तो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट एट वेरी हाई प्रेशर इन रियल गैस मॉलिक्यूल. कॉपी कर लिया दोस्त ये? हेलो, Yes. Yes, sir. Yes. बहुत बढ़िया दोस्त. ये जिसको ऊपर वाला ग्राफ देखना है वो देख लो भैया, किसी को स्क्रीनशॉट. ये हाइड्रोजन के लिए टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का ये भी लिखा हुआ है, इसको देख सकते हो फॉर एच एटम. कॉपी कर लिया दोस्त इसको एच एटम के लिए? Yes, sir. ये एच एटम के लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही क्यों है? क्योंकि अबे ना तो कभी अट्रैक्शन हुआ है ना तो कभी रिपल्शन हुआ है किसी भी प्रेशर पे. वेरी लो प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, आइडियलिटी डिफाइन ही अलग तरीके है. तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी ना कभी नेगेटिव होगी ना पॉजिटिव होगी, क्योंकि कभी अट्रैक्शन रिपल्शन तो हो पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के लिए. समझ में आ गया दोस्त? आगे बढ़े. Yes, sir. बहुत प्यारा दोस्त. आओ नीचे आओ. अरे कुछ छूट. हाँ बताओ. सर ये जो रियल गैस वाला था उसमें भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर प्रेशर ये पे वो पोटेंशियल सुनो. एनर्जी जीरो हो जाएगी. हाँ वो पर्टिकुलर लकीली कोई प्रेशर होगा जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो सकती है. ठीक है. जो ग्राफ कट कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, यस सर. वो उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. होता तो हम जरूर बताते. वो तो वैसे ही एक आइडिया लग गया है ना, क्योंकि नेगेटिव Yes. से पॉजिटिव जाएगा तो कट तो करेगा ही. अब नेक्स्ट लिखिए कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर. एनालिटिकली स्ट्रॉन्ग बनो भैया तुम लोग. कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इसको बोलते हैं Z. ऐसे Z लिखा जाता है. शायद एनसीईआरटी में इसको एक आध जगह कॉम्प्रेशन फैक्टर भी लिखा है. कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर और कॉम्प्रेशन फैक्टर दोनों लिखो आप लोग. कॉम्प्रेशन फैक्टर या कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, इसको लिखिए. कॉम्प्रेशन फैक्टर और कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z. बताएं भैया क्या है ये? Yes, sir. यस सर. ठीक है. अब चलिए लिखिए. इट मे बी डिफाइन एज, लिखो इट मे बी डिफाइन एज, compressibility factor may be defined as the ratio of, it may be defined as, it may be defined as the ratio of molar volume of real gas. It may be defined as, it may be defined as the ratio of, it may be defined as the ratio of molar volume of real gas. It may be defined as the ratio of molar volume of real gas to molar volume of ideal gas. It may be defined as the ratio of molar volume of real gas to molar volume of ideal gas. समझ गए थे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस. सुनिए, तो Z इज इक्वल टू, सिंबलिकली अगर दिखाओगे तो ऐसे लिखते हैं Vm. M बोले तो मोलर वॉल्यूम, 1 मोल गैस का वॉल्यूम. Vm रियल, Vm रियल अपॉन, नीचे लिखते हैं Vm आइडियल, या Vm आइडियल का मतलब है, हाँ ठीक है, Vm आइडियल ऐसे लिखा जाता है. 1 मोल रियल गैस का वॉल्यूम अपॉन 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम, या इसको कहीं कहीं ऐसे Vm अपॉन Vm नॉट भी लिखा जाता है. Vm नॉट. तो आइडियलिटी की कंडीशन शो करने के लिए ना हमेशा जनरली उसके ऊपर नॉट लगा देते हैं ऐसे एक सिंबल, और अगर रियलिटी है तो नॉट नहीं लगाते हैं. तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ रियल गैस divided by volume of 1 mole of ideal gas under similar condition of temperature and pressure. ध्यान रखना, under similar condition of temperature and pressure, ये बोलते हैं हम लोग Z. 1 mole of real gas, 1 mole of ideal gas, और ये चीज जो होती है Z की वैल्यू, ये होती है under similar condition of, under similar condition of temperature and pressure. टेम्परेचर एंड प्रेशर की सिमिलर कंडीशन होती है, तो हम लोग बोलते हैं ये मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस रेशियो. ठीक है बच्चा?
बताओ भैया। Yes, sir. Yes, sir. बहुत प्यारा दोस्त, सबको समझ में आ गया दोस्त, याद रखना इसको भी। Yes, Yes, sir. yes, sir. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो अभी क्या होता है, अगर तुम बोलोगे कि हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, एक रियल गैस को अगर आइडियल गैस मान लिया जाए, सपोज करो अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, तो z की वैल्यू क्या होगी? इफ अ रियल, 1. One. बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया दोस्त, अच्छा है। चलो लिखो, लिखो इसके नीचे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 लिखना है आपको। इफ अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, इफ अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, अबे अगर इफ अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, इफ अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, तो हम लोग उस z की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 आ जाएगी। Yes, sir. अबे अगर अगर रियल गैस ही आइडियल गैस हो गई, तो जो Vm है न्यूमरेटर, वो भी तो Vm नॉट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर तो Vm नॉट है ही है, तो Vm नॉट अपॉन Vm नॉट की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी? Yes, sir. Yes. तो अगर कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं z इज इक्वल टू 1, और करके लिखो फॉर आइडियल गैस। आज के बाद कभी अगर तुम्हें पूछे आइडियल गैस के लिए हम लोग z क्या लिखेंगे, तो आप लिखोगे z इक्वल टू 1। अरे बात तो वही हुई, दोनों तरीके, एक रियल sir. गैस आइडियल, एक रियल Yes, गैस, sir. हाँ दोस्त बहुत बढ़िया, एक आइडियल गैस रियल गैस की तरह बिहेव कर रही, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही, तब भी z1, या आइडियल गैस है तब भी z की वैल्यू 1। और किसी भी अंडर एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आइडियल गैस के लिए z की वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि कभी उसमें कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस होते ही नहीं है। समझ गया दोस्त? हो गया? Yes. Yes, sir. ठीक है Yes, दोस्त, अगली वाली चीज देखिए, दूसरा वाला पॉइंट, दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। तो आप ऐसे ही, अच्छा सुनो तो हमारी बात सुनिए, कभी कभी इसी को थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। हम बोल रहे हैं कि अब एक एक करके फिर से हम लिखा देते हैं कि फॉर रियल गैस, सिंपल सा होता है ना, तुम लोग भी इसको लिखोगे, फॉर रियल गैस एट वेरी लो प्रेशर, थोड़ा बता दें नहीं तो कुछ लोग, फॉर रियल गैस एट वेरी लो प्रेशर, जो लिखे हो वही थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। तो लिखोगे देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन, आप क्या लिखोगे अगर रियल गैस है वेरी लो प्रेशर पे, तो देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन, इसका मतलब है Vm इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Vm नॉट, 1 मोल रियल गैस 1 मोल आइडियल गैस के बराबर होगी ऑलमोस्ट मोलर वॉल्यूम। तो ये Vm अपॉन Vm नॉट की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रही है 1, और यही होती है z की वैल्यू, तो यहाँ से z की वैल्यू 1 आती है। तो ये तो हो जाएगा हमारा रियल गैस एट वेरी लो प्रेशर। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आ रहा है वो देखिए, फॉर रियल गैस, आप देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, थर्ड पॉइंट। नहीं सेकेंड, हाँ वही थर्ड पॉइंट है, जो भी पॉइंट लिखो, फॉर रियल गैस एट मॉडरेट प्रेशर, थर्ड पॉइंट है ये भैया, ठीक है। आइडियल गैस हो गया था, फिर रियल गैस वेरी लो प्रेशर, और फॉर रियल गैस एट मॉडरेट प्रेशर। हम बार बार बोल रहे हैं मॉडरेट प्रेशर की वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, द वैल्यू ऑफ मॉडरेट प्रेशर मे कैन टेक एनी वैल्यू फॉर डिफरेंट गैस, मतलब एनी वैल्यू, मतलब गैस टू गैस वेरी करता है मॉडरेट प्रेशर की वैल्यू, लेकिन मॉडरेट प्रेशर का जो सिग्निफिकेंस है वो सेम रहता है। सिग्निफिकेंस क्या है? मॉडरेट प्रेशर का मतलब होता है किसी गैस पे इतना प्रेशर लगा दो कि गैस मॉलिक्यूल 2 to 10 डायमीटर के डिस्टेंस पे आ जाए, इसलिए उसको बोलते हैं मॉडरेट प्रेशर, ऐसे डिफाइन किया गया है। तो मॉडरेट प्रेशर पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्त, बहुत ही ज्यादा। अगर ये आप समझोगे तभी आप लिक्विफैक्शन समझ पाओगे, लिक्विफैक्शन पूरा एक क्लास लगती है पढ़ाने में, लेकिन जिसने ये धोखा किया कि मॉडरेट प्रेशर पे आज भी नहीं समझा, वो साले नहीं समझ पाओगे, और फिर रियल गैस तुमसे हो नहीं पाएगा, फिर घूमते फिरोगे सर हमको ये हो गया वो हो गया। बता दीजिए, ध्यान से समझो दोस्त, रियल गैस के लिए मॉडरेट प्रेशर पे z की वैल्यू पूछना चाहते हैं। सुनो तो दोस्त, z डिफाइन क्या है? z होता है मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ, ओ सॉरी, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, यही तो होता है z। बताओ बे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो Yes, sir. चलो, 1 मोल गैस का वॉल्यूम हम आइडियल गैस, सपोज करिए अब 2 कंटेनर लेते हैं, सुनो तो साले, 2 कंटेनर लेते हैं, ध्यान से देखिए, दोनों कंटेनर में आपने रियल गैस एक में फिल किया एक में आइडियल फिल किया, ऐसे सेम साइज के कंटेनर ले लिए हमने। अभी शुरुआत में सेम साइज के लिए मॉडरेट प्रेशर पे एक में हमने 1 मोल आइडियल गैस ले लिया, आइडियल गैस,
और दूसरे वाले में 1 मोल रियल गैस ले लिया। रियल गैस शुरुआत में येलो का मतलब है, येलो पेन का मतलब है कि सेम साइज के कंटेनर है, 1 मोल, मोलर वॉल्यूम निकालना है ना। और मॉडरेट प्रेशर पे ले लिया दोनों को, मॉडरेट प्रेशर। अब एक बात बताओ, मॉडरेट प्रेशर सपोज करो लेट P इज इक्वल टू लेट P इज इक्वल टू 3 atm। ये हमने लेट किया है, जरूरी नहीं कि वही लेट है, ये 3 थोड़ी कोई जरूरी होता है कि हो जाए। ठीक है भैया, मॉडरेट प्रेशर P इज इक्वल टू 3 एटमॉस्फेयर, ठीक है, समझ रहे होगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट, हम 1 मोल आइडियल गैस से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करो मॉडरेट प्रेशर पे। ये मॉडरेट प्रेशर है दोनों गैसेस के लिए। और 1 मोल रियल गैस से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करो। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में तो कोई इंटरेक्शन है नहीं, तो वो आपस में भाई जाके दीवार पे टकरा रहे होंगे और प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। मान लेते हैं आइडियल गैस वाले 3 एटमॉस्फेयर लगा रहे हैं, लेकिन रियल गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे ना भैया, मॉडरेट प्रेशर पे उनमें अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो अट्रैक्शन लग रहा होगा तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जब दीवार पे कोलाइड करने जा रहे होंगे तो उनके पीछे वाला मॉलिक्यूल उनको खींच नहीं लेगा, बोले आओ बे हमारे पास, आओ, कहाँ जा रहे हो भैया? थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो होगा लोगों में, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये है कि तुम अगर उतना ही बड़ा कंटेनर रखोगे तो रियल गैस का मॉलिक्यूल जिस फोर्स से जाना चाहिए उतने फोर्स से जाके अटैक नहीं कर पाएगा। आइडियल गैस का मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर फोर्स से जाके अटैक कर रहा था, ये जानते हो, क्योंकि उसका किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन Yes, sir. रियल गैस के मॉलिक्यूल पीछे वाले उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, वो जितने स्पीड से जा रहा होगा कोलाइड करने, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम उसका डिक्रीज कर देंगे वो लोग। समझ में आ रहा है भैया? Yes, लीनियर sir. मोमेंटम, Yes, sir. yes, sir. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डिक्रीज कर देंगे। तो अगर उतना ही बड़ा कंटेनर लिया आपने जितना बड़ा आइडियल गैस में था, तब उतना 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कंटेनर हैज टू बी स्मॉल एज कंपेयर टू कंटेनर ऑफ आइडियल गैस। तो छोटा ही कंटेनर रखोगे तो जब वो कोलाइड करने जाएंगे तो छोटे वॉल्यूम में ही वो 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगे, क्योंकि पीछे वाला मॉलिक्यूल उनको अट्रैक्ट भी तो कर रहा था। तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ रियल गैस should be lower as compared to volume of 1 mole of ideal gas to observe same value of moderate pressure। समझ में आ रहा है भैया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ये हम ऐसे इसको अब देखो डायग्राम से समझाया हमने, अब लिखने वाला काम तुम्हारा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब है अगर 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम और 1 मोल रियल गैस का वॉल्यूम ले रहे हो तो बड़ा कौन है? कौन बड़ा होगा? Ideal. आइडियल वाला बड़ा होगा ना, आइडियल। Ideal तो इसका मतलब है Vm अपॉन Vm नॉट की वैल्यू, अगर आप देखोगे Vm अपॉन Vm नॉट की वैल्यू तो क्या लेस देन 1 आएगी? Yes. और Yes, sir. यही तो Z होता है। बताओ दोस्त, Yes, sir. बताओ भैया। Yes, इसका sir. मतलब Yes, है sir. at ये चीज कब है, Z की वैल्यू लेस देन 1 कब होगी? एट मॉडरेट Moderate. प्रेशर। एट मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर का मतलब है when attractive forces dominates, when attractive forces dominates। कॉपी कर लियो दोस्त इसको, attractive forces dominates, हाँ लिखो, when attractive forces dominates between real gas molecules। देखो हमारी इस पे हैंडराइटिंग को मत जाओ, हम जो बोल रहे हैं उसको लिखो, between real gas molecules, ये तो हिंट करने के लिए लिख रहे हैं, आपको करना खुद ही है। हम ये बोल रहे हैं दोस्त एट मॉडरेट प्रेशर when attractive forces dominates between real gas molecules, तो Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी। इसका मतलब आगे से चल के आपको Z दिया रहेगा, बाकी कुछ नहीं दिया रहेगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब वहां पे मॉडरेट प्रेशर अप्लाइड है। मतलब दोनों वाइस वर्सा ट्रू है ये, कि अगर मॉडरेट प्रेशर है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे और Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 है इसका मतलब मॉडरेट प्रेशर है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। दोनों ही ट्रू हैं एक दूसरे, आप किसी इधर साइड आप शुरू कर सकते हो। फिर से किसी को जरूरत है क्या ये बताने की? समझ गए? क्लियर है समझ गए भैया? Yes, sir. अच्छा, तो ये स्टेटमेंट आज के बाद हम फिर रिपीट अगर करेंगे तो आप बता दोगे कि हाँ ये ट्रू है कि एट मॉडरेट प्रेशर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल डोमिनेट्स, दैट मींस Z इज लेस देन 1। तो इसका मतलब अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू लेस देन 1 है तभी रियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है भैया? Yes, sir. Yes, sir.
अब इसको फिर से समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भैया हमने एक मॉडरेट प्रेशर की वैल्यू डिफाइन कर ली। मान लिया वो 3 एटमॉस्फेयर है, तो वो 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम आइडियल गैस वालों से पूछा कि ऐसा कितना वॉल्यूम तुमको दे दिया जाए कि तुम 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करने लगोगे। रियल गैस वालों से बोला गया तुम्हें कितना वॉल्यूम, 1 मोल गैस के लिए कितना वॉल्यूम दे दिया जाए तुम 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करोगे। तो आइडियल गैस वाले बोले भैया हमें कितना, हमें दे दो, हमारे बीच में अट्रैक्शन तो है नहीं, हम एग्जर्ट कर देंगे। रियल गैस वाले क्या है, उनसे बाद में पूछा गया तो वो बोलेंगे यार आइडियल गैस में कोई अट्रैक्शन था नहीं, उनकी सारी स्पीड जाके दीवार पे, वॉल पे कोलाइड कर रहे थे, मोमेंटम एम वी ट्रांसफर कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसे करके प्रेशर आ गया। लेकिन रियलिटी में क्या है, रियल गैस के मॉलिक्यूल जब दीवार पे कोलाइड करने जाएंगे वॉल्स पे, तो क्या होगा, पीछे वाला मॉलिक्यूल अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो रहे हैं ना मॉडरेट प्रेशर पे, तो उनकी पुल कर लेगा मतलब जिस फोर्स से जा रहे हैं वॉल पे कोलाइड करने, वो फोर्स एक्सर्ट नहीं हो पाएगा, रादर वो मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। वो मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम उतना ज्यादा नहीं होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ज्यादा नहीं होगा, तो फोर्स नहीं ज्यादा होगा, फोर्स नहीं ज्यादा होगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा नहीं होगा, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम छोटा करना पड़ेगा, तब रियल गैस वाले मॉलिक्यूल जाके उतने छोटे वॉल्यूम में वही प्रेशर एग्जर्ट कर पाएंगे जो आइडियल गैस वाला एग्जर्ट कर रहा था। और बताएं साले कि समझ गए? समझ गए समझ गए। समझ गए। अच्छा, तो इसका मतलब है Z की वैल्यू लेस देन 1 है तो लिक्विफेक्शन हो सकता है रियल गैस का। हम बार बार बोल रहे हैं Z की वैल्यू लेस देन 1 है। तो अब एक काम करो, कोई बोले अच्छा सर आपने वेरी लो प्रेशर बता दिया, नेक्स्ट वाली फोर्थ कंडीशन एट वेरी हाई प्रेशर, ये लिखा था ना, एट मॉडरेट फॉर रियल गैस एट मॉडरेट प्रेशर। अब लिखना है आपको हेडिंग फॉर रियल गैस बोल रहे हैं एट वेरी हाई प्रेशर, लिखिए फॉर रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर। कॉपी कर लिया दोस्त इसको, फॉर रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर। Yes, sir. हेलो, अब साले नहीं बोलते हैं ये लोग, कहाँ गए? ठीक है, फॉर रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर, और Z की वैल्यू तो हमेशा ही यही होती है, आप Z की वैल्यू तो हमेशा रहेगी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। है बच्चा, समझ में आ रहा है दोस्त? ये तो रहेगी हमेशा। Yes, अब sir. एक काम करते हैं, फिर 2 कंटेनर ले लो। पहले एक काम करो, आइडियल गैस वालों को बोलो कि एक बात बताते हैं दोस्त, आइडियल गैस वाले भाई लोग, कि 1 मोल आइडियल गैस हो अगर तुम, तो हम तुमको कह रहे हैं वेरी हाई प्रेशर की वैल्यू मान लेते हैं, वेरी हाई प्रेशर की वैल्यू, वेरी हाई प्रेशर की वैल्यू जो है, एक मिनट दोस्त बता रहे हैं, एक मिनट होल्ड करना है। अभी क्लास हो रही है, कोई जरूरी काम है, हम बात करते हैं आपसे। देखो दोस्त, 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम कुछ होगा, सपोज करो वेरी हाई प्रेशर की वैल्यू से हम मान लेते हैं 10 पावर 5 एटमॉस्फेयर, काफी ज्यादा है ना ये, 10 पावर 5 एटमॉस्फेयर जस्ट मान रहे हैं हम आप, ठीक है दोस्त? क्लियर है भैया? यस सर। Sir. यस सर। लेट किया हमने, लेट वेरी हाई प्रेशर मान लिया। तो अगर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल 10 पावर 5 एटमॉस्फेयर पे आप अज्यूम कर रहे हो, तो देयर इज ऑलमोस्ट नो रादर देयर इज नो इंटरेक्शन, तो वो कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है दोस्त? लेकिन अगर तुमने यही रियल गैस वालों को दे दिया, तो रियल गैस वाले मॉलिक्यूल को अगर तुमने 1 मोल रियल गैस, देखिए दोस्त 1 मोल रियल गैस अगर आपने ले लिया है, तो जब तुम 1 मोल रियल गैस लोगे मेरे भाई, एक बात बताओ जरा, हेलो समझ में आ रहा दोस्त? ये 1 मोल Yes, रियल sir. गैस वाला, यस और वो तुम चाहते हो कि ये 1 मोल रियल गैस वही प्रेशर एग्जर्ट करें जो आइडियल गैस में कर रहे थे, तो ये रियल गैस वाले ये बोल रहे होंगे कि यार ऐसा है, हमारे बीच में रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं, हम अपने पास तो आते हैं ये लोग, जैसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता है, जैसे कोलिजन में आपने पढ़ा होगा, इनका अप्रोच जो वेलोसिटी का होगा, उससे ज्यादा जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। क्यों दोस्त? क्योंकि नजदीक जिस स्पीड से आ रहे होंगे, जब रिपल्शन होगा ना, तो स्ट्रॉन्ग इंटरन्यूक्लियर फोर्स के थ्रू विथ रिपल्शन होगा इनमें, एक तो कोलिजन वाला, एक तो स्ट्रॉन्ग इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन फोर्स। तो क्या ये जो वॉल्यूम होगा इनका, वो कुछ ज्यादा वॉल्यूम नहीं हो जाएगा, बड़ा सा वॉल्यूम? नहीं Yes, समझ sir. पा रहे हो? फिर से सुनो, रियल गैस के मॉलिक्यूल जब एकदम नजदीक आ जाएंगे, तो एकदम नजदीक आ जाएंगे तो उनकी शेल्स कोइंसाइड कर जाएंगी, और उनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो डोमिनेट करना शुरू कर जाएंगे।
तो न्यूक्लियर फोर्सेस अगर डोमिनेट करना शुरू कर जाएंगे तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, जब वो सेपरेशन होगा तो बहुत तेजी से जाएंगे ना। ये जो ब्लू पेन से हम बना रहे हैं इनकी स्पीड, जो सेपरेशन वाली स्पीड होगी कुछ ज्यादा तेज नहीं होगी। और अगर ज्यादा तेज हो गई स्पीड तो ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, ज्यादा फोर्स होगा, ज्यादा प्रेशर होगा। तो इसका मतलब अगर आपने उतना ही बड़ा वॉल्यूम रखा जितना आइडियल गैस का था तो उस पर 10 पावर 5 से ज्यादा प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे। और अगर आप वही प्रेशर चाहते हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ा दो। समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर। हेलो, कोई प्रॉब्लम किसी को? आधे sir. साले डम टाइप No, के हैं, sir. बैचेस में क्या बताएं यार हम लोग। यस सर। चलो ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चा, तो Z की वैल्यू के लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि जो Vm होता, Vm और Vm नॉट की बात कर रहे हैं, तो Vm की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी Vm नॉट से, अगर 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो Z होता है जिसकी वैल्यू Vm अपॉन Vm नॉट होती है, क्या वो ग्रेटर देन 1 आएगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम आपको समराइज कर देते हैं। सुनिए, ये सारी चीजें हो गई, इनका यूज अभी आपको ग्राफ में करके दिखाते हैं। अब देखिए हमारे भाई, बहुत जरूरी है ये सब, हमने आपको अब समराइज करके बताना है कुल मिला के ये चीज। एट रियल गैस के लिए बता रहे हैं क्योंकि रियल गैस से में ही लिक्विफेक्शन करना है ना। फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस अब आपको पता है एट वेरी लो प्रेशर, ध्यान से देखना दोस्त, एट वेरी लो प्रेशर और एट वेरी हाई प्रेशर और एट मॉडरेट प्रेशर। आप लोग लिखते रहो दोस्त। पीटीएम के बाद भी इसमें आधे लोग इसे डम अटैक से बड़े रहते हैं क्लास में, कुछ बोलना वोलना है नहीं उन लोगों को, मतलब कैसे रिजल्ट आएगा। एट वेरी हाई प्रेशर, कुछ पेरेंट आते हैं बोलते हैं हमारा बच्चा घर में बड़ा एक्सट्रोवर्ट है, हाँ इंट्रोवर्ट है। वो घर में नहीं, वो मतलब बेवकूफ़ है। फिर वो जब अपने करियर के लिए तुम नहीं बोल सकते हो, तुम कितने भी एक्सट्रोवर्ट घर में बने रहो, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, तुम्हारी लाइफ वैसे ही चलेगी बेकार। तुम इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, अपने डाउट्स नहीं पूछ सकते हो, घर में चीटिंग करके नंबर लेके आओगे अधिकतर लोग, ऐसे कैसे चलेगा। फॉर रियल गैस बता रहे हैं वेरी लो प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर पे। इनमें आपको पता है वेरी लो प्रेशर पे Z की वैल्यू क्या आती है अप्रोक्सीमेटली, बताओ बे। 1 One. बहुत बढ़िया, Z की वैल्यू 1 आती है। और मॉडरेट प्रेशर पे Z, less than 1 Less than 1. Less than one. और यहाँ पे ग्रेटर देन 1। One. greater than तो ये आपको पता लग गया वेरी लो प्रेशर पे, मॉडरेट प्रेशर पे और वेरी हाई प्रेशर पे। मॉडरेट प्रेशर पे ही जो होता है वहीं पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। तुमको लगना चाहिए टीचर एम्फसाइज क्यों कर रहा है उस पर, मतलब है इसका अट्रैक्टिव फोर्सेस वहीं पे डोमिनेट करते हैं, डोमिनेट करते हैं। इसका मतलब है कि लिक्विफैक्शन जो फिनोमेना होता है, लिक्विफैक्शन कैन बी डन, लिक्विफैक्शन कैन बी डन या लिक्विफैक्शन इज पॉसिबल, हो सकता है मॉडरेट प्रेशर पे। Z ग्रेटर देन 1 पे लिक्विफैक्शन इज नॉट पॉसिबल। कभी क्या आपको लगता है यहाँ लिक्विफैक्शन पॉसिबल है? No, sir, repulsive forces increase that. हाँ, बहुत बढ़िया दोस्त, लिक्विफैक्शन, बहुत प्यारा दोस्त। लिक्विफैक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लिक्विफैक्शन के लिए क्या होता है, कोई गैस लिक्विड कब बनती है भाई, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है, हाँ आपस में क्लब कर जाएं, ढेर सारे एक साथ हो जाएं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो उनका मॉलिक्यूलर मास इतना ज्यादा हो जाएगा कि ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे डिपॉजिट कर जाएंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं लिक्विफैक्शन। तो वो तभी पॉसिबल है जब लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में, रादर वेपर के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हो। तो इस दैट की वैल्यू हो गई। हाँ दोस्त, ये समझ में आ गया भैया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो 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 चलो, अब हम फिर से कुछ ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब देखिए फिर से हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखो। वो ग्राफ कुछ वही है जो अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, कॉपी में लिखते रहना भैया, जो अभी आप देखे हो ग्राफ उसी में हम बताना चाह रहे हैं। अरे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ग्राफ है, रुको थोड़ा सा इसको हम हॉरिजॉन्टल बना दें, ये और ये ठीक है। वाई एक्सिस पे हम पीई लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस पे लिख रहे हैं हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तुम बोलोगे अभी सर बनाया है, अरे फिर से बना लो, तुम्हारे रिवीजन के लिए बना रहे हैं इसको, हमें थोड़ी बार बार बनाने की आदत है, ऑनलाइन में हमें कई बार रिपीट करना पड़ता है इन केस
जो नहीं पढ़ने वाला है वो भी पढ़ने लगे। तो देखिए ये ग्राफ जो है ऐसे नीचे पे आया था, ये ग्राफ ऐसे नीचे से शुरू हो रहा था, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे जाके इंफिनिटी पे टच कर रहा होगा वो। टच मत करा देना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, समझ रहे हो भैया, पैरेलल जा रहा है वो। Yes, sir. Yes. ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्त। फॉर रियल गैस है ये, आइडियल गैस पे नहीं है, ये लिख लेना यहीं पे। फॉर रियल गैस चल रहा है ये सारा ड्रामा, रियल गैस के बीच में उसमें चल रहा है ये, फॉर रियल गैसेस जनरल ग्राफ है ये। अब देखो दोस्त, इसमें हमें एक बात बताओ, क्या इतने सेगमेंट के लिए हम टेंटेटिवली इतने सेगमेंट के लिए z इक्वल टू 1 मान सकते हैं वे? Yes. Yes, sir. टेंटेटिवली नॉट अप टू द स्केल, लेकिन हम लोग इतने सेगमेंट के लिए मान सकते हैं। इतने सेगमेंट के लिए क्या हम लोग z लेस देन 1 मान सकते हैं? Less than 1. Yes, sir. Yes. Yes, sir. बहुत प्यारा दोस्त। और इतने सेगमेंट के लिए हम लोग z More ग्रेटर देन 1 अज्यूम कर सकते हैं। Yes, z sir. लेस देन 1 का मतलब ये है, z लेस देन 1 का मतलब ये है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल डोमिनेट। हमने दो गैस के मॉलिक्यूल के लेके ये सब शुरू किया है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल डोमिनेट्स। समझ में आ रहा है भैया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, और यहाँ पे देर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन, देर इज ऑलमोस्ट, फिर से इसको ड्रॉ करो, आइडिया लग जाएगा। ऑलमोस्ट अभी इसी में, इस ग्राफ से हम तुम्हें यूज टू करा रहे हैं, फैमिलियर करा रहे हैं, और थोड़ी देर बाद अभी इस ग्राफ में भी बहुत कुछ एडिट करना है। तो हम एडिट तो तब कर पाएंगे जब इस ग्राफ को बहुत अच्छे से आप जानते होगे, इसीलिए तो बार बार हम दो बार बना रहे हैं। एक बार और बनाएंगे इस ग्राफ को थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट क्लास तक। देर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन, तो देर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि भैया z की वैल्यू 1 होगी। कॉपी कर लिया भैया? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे दोस्त। और रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, तो ये वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे आपको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो गैस मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस के बीच में ग्राफ है ये। हो गया? आगे बताएं दोस्त, नई हेडिंग। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब एनसीईआरटी में एक और पिछला वाला स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। देख लो बेटा फिर से। कुछ जो लिखा है ना, देखो हम थोड़ा जल्दी में लिखते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, समझ में ना आ रहा हो नीचे, लेकिन हम उसको रिपीट भी करते हैं, कई बार बोलते हैं। तो जो अब कोई बोले कि नहीं हम सिर्फ लेक्चर नोट्स देख के कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेक्चर नोट्स में अब हम बोलते ज़्यादा है लिखते कम है। लिखवाना तो आप लोगों से है ना, हमारे लिखने का पर्पज़ थोड़ी है। अब वो स्कूल की टीचिंग थोड़ी चल रही कि हम सब कुछ लिख के तुम्हें दे देंगे। थोड़ा सा आप लोग लिखो अपने कॉपी में, नोट्स अच्छे बनाना दोस्त। हमने देखा है तुम्हारी क्लास में कुछ लोगों की हैंडराइटिंग भी बहुत प्यारी है, मतलब देख के मज़ा आ जाता है, अच्छा भी लिखते हो, कुछ लोग सब कुछ लिखते हो, और कुछ साले ऐसे लिखते हैं चिड़िया की टांग जैसे, आधा समझ में नहीं आता क्या लिखे हैं भाई। हम मतलब हमें नहीं समझ में आता, उनको कैसे भाई अपना भी कहो समझ में ना आए कुछ दिन बाद। ऐसा लिखो दोस्त कि तुमको अपनी राइटिंग समझ में आए, नहीं तो एक महीने बाद देखो बोलो पता नहीं साला कौन लिख के चला गया हमारी कॉपी में। मतलब थोड़ा सा अच्छा सा कलर वलर यूज कर लो तो ज़्यादा सही है, नहीं यूज कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन साफ सुथरा लिखा करो। हो गया दोस्त, हटा दें इसको? Yes, sir. Sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। एनसीईआरटी में एक ग्राफ बनाया हुआ है, उस ग्राफ का नाम दिया हुआ है, लिखिए हेडिंग लिखिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर कर्व। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है आप जानते हो, z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z वर्सेस प्रेशर कर्व। ये एनसीईआरटी में भी बना हुआ है ग्राफ, प्रेशर कर्व सॉरी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z वर्सेस प्रेशर कर्व करके ग्राफ दिया है। और वो एनसीईआरटी ने जो बनाया है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाया है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर कर्व एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। तो हम भी वही ग्राफ बनाएंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर P है ना, कर्व। बताएं भैया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर कर्व। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
ये सब अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें। उस कर्व को डिकोड करना और काफी कुछ करना। देखिए तो क्या होता है दोस्त, उन्होंने जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्राफ बनाया ऐसे बनाया, एक ऐसे वाई एक्सिस लिखी और वाई एक्सिस के बाद यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखा, आगे लाइन, हाँ ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। उन्होंने बोला वाई एक्सिस पे जेड है और एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है प्रेशर, और लिखा है उस प्रेशर की वैल्यू पी एटीएम, मतलब एटीएम में है प्रेशर पी। वाई एक्स, अच्छा तुम लोग ग्राफ जब बनाते हो, हमने कई लोगों का देखा है, जो देखा है वही बता रहे हैं, ये साले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लिखते हैं भाई। मतलब अजीब हो जाता है कि वो ग्राफ में उनको पता ही नहीं किसके किसके बीच में लाइन बना देंगे, बन गई ग्राफ, पता ही नहीं वाई एक्सिस क्या है एक्स एक्सिस क्या है। तो मेरे दोस्त ऐसा ना करो, मतलब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जरूर लिखो। अच्छा जेड की वैल्यू आइडियल गैस के लिए क्या होती है, क्या होती है भाई? 1 होती है। तो इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे कहीं z इक्वल टू 1 आ रहा होगा, और z इक्वल टू 1 आइडियल गैस के लिए होता है। किस प्रेशर पे होता है आइडियल गैस के लिए z इक्वल टू 1? 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, किस पे होता है भाई? लो प्रेशर। किसी भी अरे वेरी किस, लो प्रेशर होता है। किसी भी प्रेशर पे सर। बस साले, देखो 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 ये लोग कैसे कैसे साले उल्टा पुल्टा बता रहे हैं ये लोग, इतना पढ़ाने के बाद भी। अरे किसी भी प्रेशर पे आइडियल गैस के लिए z की वैल्यू 1 होती है भैया, कभी उसमें अट्रैक्शन रिपल्शन होता ही नहीं। तो z इक्वल टू 1, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऐसी जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और फॉर ऑल प्रेशर्स ये z की वैल्यू 1 होगी। नहीं समझ रहे हो? आइडियल गैस के लिए या Yes. परफेक्ट गैस के लिए? यस जो इतना इतना दिमाग तुम लोग लगा रहे हो ना इसमें, इतना कायदे में अगर लगा लो, सही डायरेक्शन में सुन दो अगर सारी बातें, तो तुम्हें इतना बेवकूफ़ी वाले आंसर ना देने पड़े बहुत लोगों को कि जीरो प्रेशर लो प्रेशर। अबे आइडियल गैस के लिए तो कभी अट्रैक्शन होता नहीं, z की वैल्यू 1। ऊपर सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं, लेकिन पॉइंट्स नहीं, तुम्हारा दिमाग कहीं और रहेगा तो क्या समझोगे? आइडियल गैस या परफेक्ट गैस के लिए हमेशा ही z की वैल्यू 1 होती है। अब हम तो रियलिटी वाली बोल रहे हैं। अब क्या होता है, प्रेशर चेंज करोगे, कोई बोले सर प्रेशर एकदम 0 की तरफ जब होगा तो अच्छा, कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है जब प्रेशर बहुत कम हो। एट वेरी लो प्रेशर a real gas can behave like an ideal gas। कोई भी रियल गैस, जानते हो इस चीज को? Yes. Yes, sir. तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, सबका कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा? यही, और यही z इक्वल टू 1 से स्टार्ट Yes, होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, हर किसी का कर्व z इक्वल टू 1 पे स्टार्ट होगा। अब क्या होता है, एनसीईआरटी ने ग्राफ दिए हैं, पहले हम उनके ग्राफ बना देते हैं। एक ऐसे दो ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल दिए हैं, एक ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन दिया है, एक ग्राफ फिर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ही दिया हुआ है। बता रहे हैं अभी हम सब बता रहे हैं। बाकी ये देखो हमेशा z इक्वल टू 1 से ऊपर ही है ग्राफ। कुछ ग्राफ ऐसे नीचे दिए हैं, ऐसे आए हैं, ऐसे निकल गए हैं इधर की तरफ। कुछ ग्राफ ऐसे और भी आए हैं ऐसे। ये मत सोचो कौन किसको कट कर रहा है, ये सब मत सोचना। कुछ ग्राफ ऐसे और भी आए हैं ऐसे नीचे की तरफ। कटिंग वटिंग पे मत जाना तुम लोग कि कौन किसको कट कर रहा है नहीं कर रहा है। अरे गड़बड़ हो गया, रुको दोस्त, हो गया ठीक है। ऐसे 3 ग्राफ ज्यादा कचरा हो जाएगा, बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं। ऐसे 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 बन गया, ठीक है। अरे यार रुको भैया, ऐसे बन गया, ठीक है। ये मत सोचना ग्राफ कौन किसको कट कर रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अब एनसीईआरटी ने क्या बनाया है, हम उनके नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है H2 गैस, फिर उसके बाद लिखा है हीलियम गैस, और फिर उसके बाद हम बता रहे हैं कुछ अपने हिसाब से। ये सबसे ऊपर वाला ग्राफ जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखना भैया। इसको किसके लिए लिखे, हाँ ठीक है, मान लो लिख लेते हैं, ऐसे लिखेंगे CO2 में, ठीक है। एक ग्राफ ज्यादा हो गया, एक ग्राफ कम कर देते हैं, वो अननेसेसरी कचरा हो गया ना। चलिए देखिए, चलो अभी हम बता देंगे, ठीक है, फिर बनवा देंगे। अभी ठीक है, बना लियो तो रुक जाओ। देखिए H2 के बाद हम जो लिख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, हमें डिटेल भी लिखनी है तो इसलिए हो नहीं पाता। तो देखो दोस्त, हम सबसे पहले लिख रहे हैं CH4 के लिए, मेथेन के लिए पहला वाला ग्राफ है। दूसरा वाला ग्राफ है C2H6 के लिए। तीसरा वाला ग्राफ है अमोनिया के लिए। और अगर किसी ने जबरदस्ती मान लो बना ही लिया है चौथा वाला ग्राफ, तो वाटर कर लेना।
अगर किसी ने जबरदस्त बना ही लिया तो कर सकते हो उसको, वाटर कर लेना, ठीक है। लेकिन वैसे 3 ग्राफ हमने बना दिए, और कौन किसको कट कर रहा है वो मत सोचना कहाँ पे कट कर रहा है, बस ऐसे नीचे से कर्व लेते हुए। अब देखो समझाते हैं 1 बाय 1 ग्राफ। और एक्स एक्सिस पे एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो यहाँ तुम्हें एक्स एक्सिस पे जो एक्स एक्सिस पे जो है, जब आप देखोगे नीचे ये ऐसे जो कॉलम्स होते हैं, प्रेशर की वैल्यू दे रही हाँ प्रेशर की वैल्यूज दे रखी है, लेकिन वो वैल्यूज यहाँ से शुरू हैं। 200 एटमॉस्फेयर, 400, 1 2 दिया ही नहीं है, वो सीधे छोटे छोटे कॉलम्स में 200, 400, 600, 800 ऐसे करके दिया है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर्स की बात की गई है। 1000 एंड सो ऑन। तो ऐसे आप भी लिख लो, 1 2 3 प्रेशर मत लिख लेना। जो एनसीईआरटी का डेटा है उसको लेके हम पहले तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि सब कुछ है क्या एक्चुअली में। कितना कॉपी कर लिया भैया? आप कॉपी करो अगर नहीं किए हो तो। है। जस्ट मिनट्स हाँ ठीक है, आप कॉपी कर लो भैया, पूरा टाइम दे रहे हैं। H2 और हीलियम के ग्राफ एकदम वर्टिकल वो है, स्ट्रेट लाइन जैसे होती है, लेकिन सारे ग्राफ Z इक्वल टू 1 से ही शुरू होंगे। और उसका रीजन क्या होगा कि भैया कोई भी गैस, कोई भी रियल गैस, आइडियल गैस वेरी लो प्रेशर पे आइडियली ही बिहेव करती है, देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन। इसका मतलब ये है Z इक्वल टू 1 पे वो चीज हमेशा ही रहेगी। अगर वेरी लो प्रेशर या जीरो प्रेशर कर दोगे तब भी। समझ गए इतना? बताओ। Yes, sir. यस आप कॉपी कर लिया? अब हम कंक्लूजन बताएं उसका, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। ये ग्राफ है लेकिन सारा कंक्लूजन नहीं है, बताएं? यस अच्छा ठीक है। अब देखो दोस्त, हमारी बात सुनिएगा, एक एक पॉइंट जो नीचे 200, 400, 600 ये सब भी कॉपी कर चुके हो, हम बताएं फिर। अब चलिए देखिए, मेथेन, एथेन और अमोनिया को जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिएगा दोस्तों इसको। मेथेन, एथेन और अमोनिया, मेथेन, एथेन और अमोनिया का Z लेस देन 1 भी तो है कहीं। अगर हम आपसे बोलें यस मेथेन, टू बी वेरी प्रिसाइज, मेथेन को देखो 0 एटमॉस्फेयर से लेके 800 एटमॉस्फेयर के बीच में अराउंड, क्या Z उसका लेस देन 1 आ रहा है? अरे Z इक्वल टू 1 से नीचे का मतलब Z लेस देन 1। ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। Sir. यस तो इसका मतलब ये है कि जब भी Z लेस देन 1 होगा, कंक्लूजन की बात कर रहे हैं हम पहले, अभी रुक जाओ। जब भी Z लेस देन 1 होगा, येलो पेन से बता रहे हैं, इस वाले सेगमेंट में Z लेस देन 1 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में हम मान सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो रहे होंगे। इसका मतलब है कि इस प्रेशर रेंज में इन गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है। मान सकते हो इसको? यस बताओ भैया। यस Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है इफ Z is less than 1 for a real gas, that means that particular gas can be liquefied by adjusting pressure values। सुनो हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, सुन दो साले पहले, कि हमने ये बोला है कि मेथेन के लिए Z लेस देन 1 आ रहा है किसी प्रेशर रेंज में। इसका मतलब है मेथेन गैस कैन बी लिक्विफाइड। अच्छा, ये पूरे के पूरे ग्राफ क्या है? सब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गिवन है। तो जब आपको एनसीईआरटी ने बोला 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका मतलब अगर हम आपसे अब कंक्लूजन पूछें, क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेथेन को लिक्विफाई कर सकते हो? बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। कंक्लूजन ये होगा, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेथेन गैस कैन बी लिक्विफाइड टू फॉर्म लिक्विड मेथेन बाय एडजस्टिंग प्रेशर वैल्यूज। प्रेशर ऐसे एडजस्ट करना कि उसी रेंज में आ जाए जहां Z की वैल्यू लेस देन 1 है। कोई पूछे क्या एथेन लिक्विफाई हो सकता है? बिल्कुल, एथेन कैन बी लिक्विफाइड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाय एडजस्टिंग प्रेशर वैल्यूज। प्रेशर वैल्यूज ऐसे कर देना जिससे Z लेस देन 1 के बीच में फॉल कर जाए, जहाँ पे ये वाला कर्व है। ऐसा ना कर देना प्रेशर कि तुम 10-15 हजार एटमॉस्फेयर कर दो, तो वो तो Z ग्रेटर देन 1 पे निकल जाएगा ना। बताओ भैया। Yes, sir. Yes, sir. यस अगर मेथेन को लिक्विफाई करना है तो क्या इस प्रेशर रेंज में ही मेथेन लिक्विफाई हो सकती है? इस प्रेशर रेंज में Yes, sir. यस सर Sir. लिक्विफाई हो सकती है। Yes. तो वैसे ही एथेन लिक्विफाई करना होगा तो इस प्रेशर रेंज में हो जाएगी। अमोनिया लिक्विफाई करना होगा थोड़ा और वाइड रेंज में लिक्विफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब मेथेन, एथेन एंड अमोनिया गैसेस कैन बी लिक्विफाइड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाय एडजस्टिंग प्रेशर वैल्यूज। इसका अब ये कंक्लूजन समझ में आया तीनों गैसेस के लिए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कंक्लूजन ये भी और सुनो, H2 गैस और हीलियम गैस जो है उनका देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ग्राफ कभी भी लेस देन 1 नहीं आया है। कभी नीचे तुमको दिख रहा है Z लेस देन 1 H2 और हीलियम का? हाइड्रोजन और हीलियम No, sir. तो कंक्लूजन ये ड्रॉ किया जाता है ग्राफ से कि हाइड्रोजन गैस, हाँ सुनो तो, हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस कैन बी लिक्विफाइड
no, can never be liquefied. सुनो, hydrogen and helium can never be liquefied at 0 degree centigrade by adjusting any pressure value. प्रेशर आप कुछ भी कर लो, टेम्परेचर कीपिंग इन माइंड कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। अभी बताएंगे टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो H2 और हीलियम कैन नेवर बी लिक्विफाइड बाय एडजस्टिंग एनी प्रेशर वैल्यूज। समझ में आ रहा है भैया ये? हेलो, Yes, sir. चलिए कंक्लूजन लिखना शुरू करिए जो हमने बोला है। सबसे पहला लिखिए, पहला पॉइंट नंबर 1 इस ग्राफ को देख के, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर कॉमा लगाइए। अबे पॉइंट नंबर 1 में हम जो बोल रहे हैं वो लिखो, सब लोग लिखना है, हम लिखेंगे नहीं, टच नहीं करेंगे इसको, हम कहीं भी लिखेंगे नहीं, हम ग्राफ देखते रहेंगे बार बार। तुम पॉइंट नंबर 1 पे आओ, अब पॉइंट नंबर 1 पे लिखो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर लगाओ कॉमा, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर लगाओ कॉमा, लिखो H2 एंड हीलियम गैसेस, H2 एंड हीलियम गैस या गैसेस कैन नेवर बी लिक्विफाइड at 0 degree centigrade. H2 and helium can never be liquefied by adjusting pressure values. Any pressure value आप adjust कर लो, किसी भी प्रेशर पे उसका Z less than 1 आ ही नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब H2 और Yes, helium can, H2 and helium can never be liquefied by adjusting pressure values. H2 and helium can never be liquefied by adjusting pressure values. समझे बच्चा? क्लियर हो गया? H2 and helium Yes, can never be liquefied. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, बहुत प्यारा दोस्त। अब आ जाइए, लिखिए उसमें अगले वाले में पॉइंट नंबर 2 लिखिए, लिखिए मेथेन, एथेन एंड अमोनिया गैसेस। पॉइंट नंबर 2 में एक साथ क्लब करके लिख लो, मेथेन, एथेन एंड अमोनिया, जो हमने जो ग्राफ में बनाया है, मेथेन, एथेन एंड अमोनिया गैसेस कैन बी लिक्विफाइड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मेथेन, एथेन एंड अमोनिया गैसेस, methane, ethane and ammonia gases can be liquefied. Methane, ethane and ammonia gases can be liquefied at 0 degree centigrade by adjusting pressure values. Methane, ethane and ammonia gases can be liquefied at 0 degree centigrade by adjusting pressure values. Methane, ethane and ammonia gases can be liquefied at 0 degree centigrade by adjusting pressure values. क्योंकि किसी ना किसी प्रेशर पे उसकी वैल्यू Z लेस देन 1 आ रही है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहा है ग्राफ के अकॉर्डिंग। कंक्लूजन sir. यही तो Yes. लिखोगे, इसका मतलब ये है कि मेथेन, एथेन और अमोनिया के केस में कभी ना कभी Z की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। इसका मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, वो प्रेशर हम अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत प्यारा दोस्त, हो गया, कॉपी हो गया ये। नेक्स्ट पॉइंट बताएं इसी में। Yes, sir. Yes. बहुत प्यारा दोस्त। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। अब आपसे कोई पूछे, चलो ठीक है हमने मान लिया मेथेन, एथेन, अमोनिया लिक्विफाई हो रही है, कौन इजीली लिक्विफाई हो सकती है इन तीनों में? सबसे इजीली, सबसे डिफिकल्टी से इन तीनों में? Ammonia. एक मिनट दोस्त, क्वेश्चन तो सुन लो पहले। हाँ रुक तो जाओ भैया, अरे और सबको सुन तो लेने दो पहले यार, हमारी बातें सुन लो, क्वेश्चन सुन लो, फिर बताओ। हम ये बोल रहे हैं ऑल्दो मेथेन, एथेन और अमोनिया तीनों ही लिक्विफाई हो सकती हैं और वाइड रेंज ऑफ प्रेशर में ये सब लिक्विफाई हो सकती हैं, तो इनमें जैसे एक होता है ना फीजिबिलिटी, रादर ईज, किसमें? ईज ऑफ लिक्विफैक्शन। सुनिए हमारी बात सुनिए, हम पूछ रहे हैं ईज, ईज मतलब इजीली, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन मतलब किसको सबसे इजीली, मतलब वाइड रेंज ऑफ प्रेशर में या किसको सबसे इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है इन तीनों में, और रिलेटिवली किसको डिफिकल्टी से लिक्विफाई किया जा सकता है? बताओ। अमोनिया की रेंज ज्यादा है तो वो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन है। बहुत प्यारा दोस्त। वैसे भी सुनो, जिस ग्राफ का डिप, मतलब जो डिप होता है, डिप मिनिमा, जितना नीचे होगा Z की वैल्यू उतनी ही तो कम होगी बे, और Z की वैल्यू जितनी कम होगी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस उतने ज्यादा लग रहे होंगे। और वैसे भी अमोनिया देखो बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रेशर में लिक्विफाई की जा सकती है, तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं बहुत वाइड रेंज में, मतलब अमोनिया एक तरह से लिक्विफाई होने के लिए बैठी है तैयार, क्योंकि इतने बड़े प्रेशर रेंज में लिक्विफाई हो रही है, तो इसका मतलब वो तो एक तरह से तैयार है ना कि आओ हमको लिक्विफाई कर लो। और वैसे भी अमोनिया का डिप सबसे नीचे है, उसका मिनिमा सबसे नीचे है, तो अमोनिया गैस रिलेटिवली कैन बी
more easily liquefied as compared to ethane and methane. ये पॉइंट लिखिए वहीं पे। अमोनिया, इन तीनों में बता रहे हैं आपको, अमोनिया रिलेटिवली कैन बी more easily liquefied as compared to ethane and methane. नहीं समझे वे? यस सर, समझ गए। फिर से सुनो साले, अभी ऐसे ठीक से समझ गया। लिखा अमोनिया गैस जो होगी कैन बी मोर इजिली लिक्विफाइड एज कम्पेयर टू एथेन एंड मेथेन। अमोनिया का डिप सबसे कम है ना, इसका मतलब ये है कि अमोनिया वाइड रेंज ऑफ प्रेशर में भी लिक्विफाई हो सकती है। उसका जो Z की वैल्यू है काफी लेस देन 1 है, बहुत ज्यादा। कुछ डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट? H2O का ज्यादा और इजी होगा क्योंकि H2O का और इजी होगा अगर नीचे वाला ग्राफ बनाए हो तो। यस सर। पहले ये तीनों समझ में आ गया दोस्त? आगे वाला पॉइंट बताएं आपको, नेक्स्ट पॉइंट। Yes, sir. सर अब ये बताओ हमको, जो गैसेस लिक्विफाई हो रही हैं उन्हीं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो मीथेन, एथेन और अमोनिया में ऑर्डर में अरेंज करो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट किसमें है, लोएस्ट किसमें है। इन तीनों में ऑर्डर में अरेंज करो बे। लिखो तो लिखो, हाँ बहुत प्यारा दोस्त। अमोनिया का सबसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो लिखिए ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मीथेन, एथेन एंड अमोनिया। ग्राफ से देख के बता रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है। तो ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मीथेन, एथेन एंड अमोनिया, तो अमोनिया में हाईएस्ट होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर एथेन में, फिर मीथेन में। हेलो, Yes, sir. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमोनिया में हाईएस्ट है, तभी तो अमोनिया का इजीली लिक्विफैक्शन हो जाएगा। नहीं समझ रहा हो बच्चा? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। अभी सुनो, 5 मिनट और रुको, भागो नहीं साले, इसको वाइंड अप करना चाह रहे हैं ना। एक ग्राफ और बताएंगे, सुनिए, ज्यादा नहीं बताएंगे उस पर। तुम बोलोगे सर आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कई गैसेस के, सुनो ये वाला ग्राफ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कई गैसेस के कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ। कोई बोले सर एक पर्टिकुलर गैस ले लो और उसका डिफरेंट टेम्परेचर पे बताओ ये ग्राफ कैसा आएगा। तो लिखिए, हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में। हम लिखेंगे नहीं, हेडिंग लिखो आप लोग, हम ग्राफ बताएंगे। लिखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर कर्व। हेडिंग लिखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर कर्व। 5 मिनट लगेगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर कर्व फॉर अ पर्टिकुलर गैस, पर्टिकुलर रियल गैस। compressibility factor versus pressure curve. Compressibility factor versus pressure curve for a particular gas. Compressibility factor versus pressure curve for a particular gas at different temperatures. Compressibility factor versus pressure curve for a particular gas. Compressibility factor versus pressure curve for a particular gas at different temperatures. हो गया भैया? कर लिया भाई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो हम ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे। देखिए हम y एक्सिस पे फिर लिख रहे हैं z, x एक्सिस पे लिख रहे हैं p। जल्दी से बनाओ। p ATM में, p ATM में है, ठीक है। अब देखिए दोस्त, कहाँ चला गया? p ATM में है, ठीक है भैया, बनाए। अब देखो z इक्वल टू Yes, 1 sir. एक आएगा, हाँ ठीक है, z इक्वल टू 1 एक ग्राफ आएगा जो आइडियल गैस का होगा। अगर एक गैस के लिए हम बनाते हैं, ये भी एनसीईआरटी में बनाया, अपने मन से नहीं बता रहे, एक पर्टिकुलर गैस के लिए, तो उसका ग्राफ ऐसे बनाया जाता है। ये ग्राफ ऐसे आएगा, थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसे एक टेम्परेचर पे, फिर एक टेम्परेचर जो आता है उसको हम आपको फिर थोड़ा सा नीचे से बना देते हैं ऐसे। ये सब एक पॉइंट पे कट करते हुए दिखाए गए हैं, तो हम भी एक पॉइंट पे ही कट करते हुए इन सबको दिखाएंगे ऐसे ऐसे। 4 ग्राफ बनाए हमने, 4 ग्राफ। एक है T1 टेम्परेचर पे, एक है T2 टेम्परेचर पे, एक है T3 टेम्परेचर पे, और एक है T4 टेम्परेचर। ये 4 ग्राफ आप बनाओ फॉर अ पर्टिकुलर गैस। फॉर अ गैस ए हम इसको कह सकते हैं, फॉर अ गैस
ए, कोई गैस ए है अननोन गैस, उसके लिए हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाया है एट 4 डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो एक बात बताइए, सुनो तो, जो T1 टेम्परेचर हम इसमें पूछना चाहते हैं, तुम बताओ T1 ज्यादा होगा, T2 ज्यादा होगा, T3 ज्यादा होगा, T4 ज्यादा होगा? कोई बात नहीं, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। अगर गैसेस की आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा किए हुए हो तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो अगल बगल से निकल जाएंगे, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स कभी लगेगा ही नहीं। अबे उनकी स्पीड अगर इतनी ज्यादा है, तो अगर वो अपने नियर बाई एरिया से अगल बगल से होके भी जाएंगे ना अपनी विसिनिटी से, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगने का उनको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे किसी भी रियल गैस को देखोगे तो उनमें कभी भी अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट ही नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है बच्चा? Yes, sir. हम ये Yes, sir. बताना Yes. चाहते हैं, हम एनसीईआरटी में तो खैर लिखा है आंसर फाइनली, हम ये बताना चाहते हैं T1 की वैल्यू ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T4 ग्रेटर देन ये सही T3 T4। रीजन इसका ये है कि T1 वाले टेम्परेचर पे जो ग्राफ बनाए हो ना, एकदम Z हमेशा उससे क्या है, ग्रेटर देन 1 है। दिख रहा है Z हमेशा ग्रेटर देन 1 से ज्यादा है Z की वैल्यू, और Yes. Z की वैल्यू अगर हमेशा ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है कि किसी भी प्रेशर पे गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, किसी भी प्रेशर पे। इसका मतलब टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही होगा भैया, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, रादर स्पीड इतनी ज्यादा होगी गैस मॉलिक्यूल की कि उनमें कभी अट्रैक्शन लग ही नहीं पाएगा। अगर अट्रैक्टिव लगने का चांस भी होगा तो इतनी स्पीड से होंगे कि निकल जाएंगे अगल बगल से। समझ में आ गया बच्चा? ये बताओ Yes, दोस्त। sir. यस सर। यस सर। फिर उसके बाद T2 T3 T4 लकीली ऐसे टेम्परेचर्स हैं उस पर्टिकुलर गैस के जहां पे उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब दैट पर्टिकुलर गैस A कैन बी लिक्विफाइड एज पर गिवन ग्राफ at T2 T3 and T4 temperatures by adjusting pressure values। समझ में आ रहा है भैया? दैट पर्टिकुलर गैस A, लिखिए जरा इसमें, ये ऐसा बना लिया, पहले ड्रॉ करो फिर लिख लो फिर वाइंड अप करें इसको, जल्दी करो, जल्दी करो भाई, लिखो लिखो लिखो। द गैस A कैन नेवर बी लिक्विफाइड, पॉइंट बना के लिखिए, द गैस A, जो भी गैस आपने A लिया है, द गैस A कैन नेवर बी लिक्विफाइड एट, द गैस A कैन नेवर बी लिक्विफाइड एट, the gas A can never be liquefied at T1 temperature by adjusting pressure values। The gas A can never be liquefied at T1 temperature by adjusting pressure values। The gas A can never be liquefied at T1 temperature by adjusting pressure values। Gas A can never be liquefied at T1 temperature by adjusting pressure values। हो गया भैया? ये आगे बताएं। Yes, sir. यस सर। लिखो that next point, that particular gas A can be liquefied, that particular gas A can be liquefied, that particular gas A, wait, that particular gas A can be liquefied at T2, T3 and T4 temperatures, that particular gas can be liquefied at T2, T3 and T4 temperatures, that particular gas can be liquefied at T2, T3 and T4 temperatures by adjusting pressure values, by adjusting pressure values। ठीक है दोस्त, हो गया ये? यस सर। अब सुनो, एक काम कर, हाँ ठीक है, अब लिखिए, बस ये लिखिए, इक्वेशन, हेडिंग लिखो, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। इसकी 4 इक्वेशन ऑफ स्टेट दी जाती हैं, ध्यान से देखो, ये सब 1 बाय 1 नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, पहली होती है वॉन डर वॉल, ऐसे वॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, 2 मिनट रुको सर, वॉन डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है भैया? सर इसको कॉपी करना है सर। करना है तुमको, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस में लिखना है वॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये पहला वाला है। दूसरा वाला है, जल्दी कॉपी करो, विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, विरियल VIRIAL, विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, विरियल VIRI, विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। और थर्ड वाली है, थर्ड फोर्थ, बस 4 है। थर्ड है इक्वेशन
बर्थलॉट इक्वेशन ऑफ स्टेट, बर्थलॉट इक्वेशन ऑफ स्टेट, और लास्ट वाली है डाइट्रीसी, DITRI और CII है लास्ट में, डाइट्रीसी इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये 4 इक्वेशन ऑफ स्टेट हैं जिनसे पूरे रियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसमें से वॉन डर वाल बहुत फेमस है, बाकी वाली भी फेमस हैं। वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, अच्छा इक्वेशन ऑफ स्टेट जैसे आइडियल गैस की जानते थे PV = nRT, अरे PV = nRT अलग से सुने हो? Yes. Yes, sir. sir. PV = nRT जो होती है इक्वेशन ऑफ स्टेट, वो आइडियल गैस की होती है। रियल गैसेस का बिहेवियर ही डिफरेंट होता है आइडियल से, तो उनकी इक्वेशन ऑफ स्टेट भी अलग होती है। तो उनको डिफाइन करने के लिए 4 इक्वेशन ऑफ स्टेट प्रपोज की जाती हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल गैसेस वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट से एक्सप्लेन हो जाती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज विरियल से, बर्थलॉट से और डाइट्रीसी से भी होती हैं। कॉपी कर लिया इसको दोस्त? हो गया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त, अब आप लोग जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है? नहीं तो थैंक यू। Sir. Thank you, sir. हाँ, डाउट है Thank पूछ you, लो sir. जल्दी बच्चा, ठीक है? thank you। गैसेस के लिए सर इसके बाद और कुछ बचा है? लिक्विफैक्शन है भी बेटा, लिक्विफैक्शन गैसेस को लिक्विफाई कैसे किया जाता है वो तो पढ़ाएंगे ही। सर इसका साइंटिफिक